गुड इवनिंग, नमस्कार। टीम डीएफसी की ओर से सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मनपूर्वक स्वागत करता हूं आज के इस टॉक शो में। आज के इस टॉक शो में ऑन बिहाफ ऑफ डीएफसी, आईआईटीएन इंजीनियरिंग डिवीजन को जो लीड कर रहे हैं, ऐसे कुछ फैकल्टी मेंबर्स, among them I welcome विकास कुमार सर, जिन्होंने आईआईटी मुंबई से एमएससी केमिस्ट्री किया है। चेतन ललवानी सर, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है पुणे से, सिंहगढ़ कॉलेज से। श्रीकांत करवा सर, जिन्होंने आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग किया है। मानस साहू सर, जिन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग किया है। फिजिक्स मानस साहू सर, केमिस्ट्री विकास कुमार सर, चेतन ललवानी, श्रीकांत करवा सर मैथमेटिक्स, और हमारे और एक सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर मिस्टर निखिल कपूर। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होने से ही इज अनेबल टू ज्वाइन टॉक शो। और इनके साथ साथ टॉक शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे लास्ट ईयर के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अस्मिता बपछड़े आईआईटी वाराणसी, इंद्रजीत गरसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, अंशुल काबरा आईआईएससी बेंगलोर, हरीश्री वैद्य, इनको एनआईटी की सीट मिलने पर भी उन्होंने वो छोड़ी, एंड वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, जिसके अपने आप में कुछ एडवांटेजेस है। इन कॉलेजेस में इन बच्चों को एडमिशन मिला है। ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने डीएफसी में 11-12, इसमें से कई लोग डीएफसी में 6 से थे, कुछ लोग 8 से थे, कुछ लोग 10 से थे, बट डीएफसी में 11-12 कर कर इन्होंने ये उच्च कोटि की सफलता पाई है। ऑलरेडी कई दिनों से कई स्टूडेंट्स कई क्वेश्चन पूछ रहे थे। विकास सर के पास वो क्वेश्चंस है। इनिशियली विकास सर वो क्वेश्चंस कंसर्न टीचर्स और स्टूडेंट्स को पास ऑन करेंगे और कंसर्न टीचर्स या स्टूडेंट्स उनका आंसर देंगे। इस टॉक शो में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको क्वेश्चन है, उन्होंने चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन विकास कुमार सर को भेजना है। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है मन में, राइट, वो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में विकास सर को क्वेश्चन भेजेंगे। फिर विकास सर वो क्वेश्चंस कंसर्न टीचर या कंसर्न स्टूडेंट से पूछेंगे, एंड यू विल गेट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। फिर एक बार हमारी डीएफसी जो अब इस वर्ष से अद्वैत एकेडमी के नाम से 11-12 डिवीजन में काम करेगी। डीएफसी का ही 11-12 डिवीजन अब अद्वैत एकेडमी के नाम से कार्यरत होगा। इसकी टीम इंजीनियरिंग, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, है ना, इससे जुड़े हुए टीम के आज कुछ टीचर्स हमारे साथ टॉक शो में है, और ये 4 स्टूडेंट्स। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आप लोगों को कि इफ यू डिसाइड, मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, और आगे बढ़ते हैं तो डीएफसी के फैकल्टी मेंबर्स हो या डीएफसी के एक्स स्टूडेंट्स हो, ये हमेशा आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सक्षम है, और आप भी ऐसी उच्च कोटि की सफलता पा सकते हैं।
So I wish you all the best, everybody, and I hand over to Vikas Kumar sir to continue this talk show. Okay, thank you, Kavra sir, and good evening, everyone. So देखिए ये बहुत आज इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है. इम्पोर्टेंट इन सेंस कि अभी आप जिस स्टेज पे हो, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कोचिंग क्लास ज्वाइन करें, अपना कैरियर क्या होना चाहिए, ऐसा आगे क्या होता है. अभी ऑलरेडी क्वेश्चन आने शुरू हो गए, सबके जवाब हम लोग देंगे आपको. आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके क्वेश्चन भेज सकते हो, आप सबके जवाब आपको रिप्लाई मिलेंगे. तो हम लोग यहाँ पे पूरे सेशन का अपना मोटिव यही रहेगा कि जब हम लोग कोई कोचिंग सिलेक्ट करते हैं या किसी कैरियर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेरे साथ मेरे फैकल्टी मेंबर्स है या जिन्होंने आईआईटी की तैयारी भी की है, कुछ लोग ने क्वालिफाई भी किया है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, और कुछ स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इस पाथ के थ्रू रिसेंटली गए हैं और उनको बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं. वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया और कैसे डीएफसी के हेल्प से उस चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया. ओके, तो देखिए मैं आप सब तो जानते हो मुझे, मैं बहुत सारे लोग सीएफसी बैच में, इंजीनियरिंग वाले बैच में, वहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको. आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले जो एक बेसिक क्वेश्चन जो इतने दिनों से, जैसे काबरा सर ने आपको बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और पेरेंट्स के मन में बहुत एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि सर मुझे इंजीनियरिंग करना है यहाँ या रिसर्च करना है, ये दो अगर मैं फाइनल करूं तो व्हाट इज द गेटवे, व्हाट इज द पाथ, वहां पे कैसे जाए. तो 80% लोग आपको पता होगा, बट कुछ लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो क्या करना है और रिसर्च के लिए जाना है तो क्या करना है. तो देखिए बहुत एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं मैं कि यहाँ पे जो ये टॉप नॉच कॉलेज ऑफ इंडिया की बात करें, अभी हम लोग इंडिया की बात करें, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी बात कर रहे हैं, जो इंडिया में अगर अपने को इंजीनियरिंग एंड रिसर्च करना है तो जो मेजर एग्जाम आपको देने हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जेई मेंस, और एक उसके आगे होता है जेई एडवांस. जेई मेंस अगर आप देते हो और अच्छा रैंक, यू कैन से परसेंटाइल स्कोर करते हो, तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिलता है. दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है. जैसे एनआईटी नागपुर महाराष्ट्र की बात करें तो एनआईटी नागपुर है. ऐसे ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 38 to 40 एनआईटीज है, उसमें एडमिशन मिलती है. जेई मेंस जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट, यू कैन से प्रीलिम्स, यू कैन से फॉर योर जेई एडवांस, जिसको क्वालिफाई करके लोग जेई एडवांस की तैयारी, जेई एडवांस देते हैं. तो अगर आप फर्स्ट फेज क्लियर करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिटेड टू द एनआईटीज. नेक्स्ट बात आती है कि जिनको एनआईटीज के अलावा अगर आईआईटी, क्योंकि सबका सपना यही होता है, हमेशा स्टार्टिंग से ही सब लोग यही सोचते हैं कि मुझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है. और इंडिया की अगर बात करें, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो नो डाउट दैट इज द आईआईटी आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां से हम लोग कर सकते हैं. तो उसमें जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं. और जेई मेंस, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्या होता है, जनरली क्या होता है, बच्चे अगर जेई मेंस क्लियर करते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग जेई एडवांस में पहुंच जाते हैं. बिल्कुल नहीं. जेई एडवांस अगर आप देखोगे, अराउंड जेई मेंस देने वाले ऑलमोस्ट देयर आर 15 लाख स्टूडेंट, 15 लाख लोग होते हैं, और उसमें से हार्डली 10,000 विल गेट सीट इन आईआईटीज. और जेई मेंस से जेई एडवांस में जाने वाले अराउंड 2 to 3 लाख लोग को कॉल किया जाता है. तो 2 to 3 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए, और जेई एडवांस फिर देते हैं, सबसे डिफिकल्ट होता है. और फिर जेई एडवांस में अगर आप अच्छे रैंक लाते हो तो फिर आपको आईआईटी में एडमिशन होता है, और आईआईटी में आपको पता है रैंकिंग एंड ऑल, ये सब तो हम लोग बाद में बात करेंगे. ये तो हो गया, दो पार्ट हो गया यू कैन से फॉर इंजीनियरिंग. इसके अलावा देयर आर वेरी प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, जहाँ पे सीईटी के थ्रू भी, महाराष्ट्र का एक एग्जाम होता है सीईटी के थ्रू, वहाँ भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है. ऐसा नहीं कि एग्जाम बेकार होता है, इनके भी, जैसे आप देखोगे पुणे में
अगर बात करते हो VJTI बॉम्बे की बात करते हो, तो ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस है यहाँ पे, तो उसको भी आप CET के थ्रू जा सकते हो। तो ये 3 गेटवेज है जहाँ से हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारा सिंपल ऑप्शंस होता है। बट ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया सब गवर्नमेंट है, सब टॉप क्लास ऑप्शंस है। नाउ दूसरा जो होता है, जिनका कुछ लोग का ऐसा प्लान होता है कि मुझे रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने के लिए अगेन 2 इंपॉर्टेंट पाथ है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। एक तो होता है अपने को KVPI का एग्जाम देना होता है, दिस इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इससे आपको ISC, आईसर ऐसे जगह पे एडमिशन मिलते हैं और वहां से आप प्योर साइंस की पढ़ाई करके रिसर्च के फील्ड में जाते हो। जैसे आप देखोगे अपने साथ एक स्टूडेंट भी है जो राइट नाउ IISc बैंगलोर में है, ऑल इंडिया रैंक 89 था, DFC से पढ़ के ही ऑल इंडिया रैंक 89, उससे भी बात करेंगे हम लोग। तो ये KVPI देके, और फिर दूसरा पाथ होता है कि आप IIT JEE एडवांस अगर क्लियर करते हो तो उसमें भी कुछ मेरिट लिस्ट बनते हैं और उस मेरिट लिस्ट के थ्रू भी IISc एंड ISR में एडमिशन होता है। तो ये पाथ है, एक सिंपल पाथ है जो आपको IIT, NITs या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या रिसर्च फील्ड में आपको ले जाएगा। तो ये सिंपल मैंने बताया, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या होता है, एक पेरेंट्स का ऑलरेडी मतलब स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर 10th में जब पढ़ाई करते थे तो इतने सारे टेंशन नहीं होता था, 11th 12th में ऐसा क्या हो जाता है कि लोग एक कोचिंग क्लास के पीछे भागते हैं, उनको स्कूल के एग्जाम, स्कूल के सिलेबस से नहीं क्लियर कर पाते। आखिरकार व्हाट इज द डिफरेंस, वो जो गैप है, जो ब्रीज है, वो क्या है? और उसको आपको यहाँ पे उसका आंसर देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट चेतन सर, इज HOD मैथमेटिक्स, आप बहुत लोग जानते होंगे उनको, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, ओके, खुद इंजीनियर है, तो आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली 10th की स्टडी और 11th एंड 12th की स्टडी में, और DFC उस गैप को कैसे फुलफिल करती है। सो चेतन सर प्लीज, बच्चों का एक क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। Thank you, Vikas sir. Good evening, all of you. Myself चेतन ललवानी, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैं आपको पहले तो एक बात, बहुत सिंपल सी एक डिफरेंस करने वाली बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो अपने 10th का सिलेबस है, द क्वांटम ऑफ द सिलेबस ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, और जो आपका 11th 12th का मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस का सिलेबस है, स्पेशली प्रिसाइसली JEE का, इसमें बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट हैज अ ह्यूज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपको 10th में फिजिक्स के 5 टॉपिक्स है, मतलब 5 टॉपिक्स है, तो आपको 11th 12th में अराउंड 35 to 40 टॉपिक्स। See the difference in the number of topics. First thing. Second important thing, it is just an example of physics which I have taken. It is applicable for mathematics as well as for chemistry. Okay. Most important part, the depthness of the topic. आपको हर टॉपिक एकदम डिटेल में, हर एक बिट वाइज एकदम डिटेल में सीखने की जरूरत पड़ती है। आपको जितना कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल की एबिलिटीज को इनहेंस करते हुए आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। यकीन मानिए आप, डिफरेंस ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो क्वांटम ऑफ सिलेबस में डिफरेंस बहुत ज्यादा, उसके बाद पढ़ने के तरीके में जो डेप्थनेस ऑफ द नॉलेज जो लगेगा वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, अब आप उस पर फोकस करिए ताकि आप इसको कनेक्ट कर सकोगे। जैसे हम लोगों ने, आप अगर एक बिट पढ़ते हो, देखियो क्या होता है, 10th तक का पढ़ने का जो आपका अप्रोच होता है वो पूरा टॉपिक एबिलिटी होता है, लेकिन जब आप एक टॉपिक, एक बिट पढ़ोगे, अब अपने लिए बिट एक टॉपिक बन जाएगा। आप जैसे एक बिट पढ़ोगे, हम आपका इमीडिएटली वो बिट पे एक टेस्ट रखेंगे। उससे क्या होगा, आपका बिट वाइज प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। बिट टू बिट, एक एक स्टेप की जैसा होता है। जैसे एक माउंटेन क्लाइंब करना, एक स्टेप ले लिया, एक बिट आपने सीख, अपन ने उस पर टेस्ट दे दिया, टेस्ट से आपको प्रिपरेशन समझ में आया कैसे हुआ, लगे अपन ने वो टेस्ट पे डिस्कशन रख दिया। बिट बाय बिट अपन आगे बढ़ेंगे तीनों ही सब्जेक्ट में, फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। तीनों सब्जेक्ट में अपन बिट बाय बिट प्रिपरेशन करेंगे, और एवरी 3rd वीक हम एक जंबो टेस्ट का प्लानिंग करेंगे आपके सामने। उससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक कितना अच्छे से प्रिपेयर हुआ है आपको ये समझेगा।
DFC आपको जैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत सारे, आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10th के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी कम होते हैं, कंटेंट भी कम होता है, तो प्रिपरेशन बहुत सारा पार्ट लर्न हो जाता है, बहुत सारा पार्ट आपको जैसे आपने थोड़ा सा कर लिया तो हो जाता है। बट यकीन मानिए, बट 11th-12th में जितना अच्छे से आप हर एक बिट प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बिट्स को मिक्स करके क्वेश्चन तैयार होता है, तो आपको हर एक बिट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप वो नॉलेज अच्छे से गेन करेंगे तब आप एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऐसे करते करते जब आप सारे टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तब आपका सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा और आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, राइट। तो हम आपको बिट बाय बिट प्रिपेयर करेंगे ताकि आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करो, आपका लेवल अच्छा बना रहे। आप बिट बाय बिट टेस्ट देंगे ताकि आपको प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये समझ में आए। आप एक टॉपिक का टेस्ट देंगे ताकि आपको टॉपिक का पूरा प्रिपरेशन कैसा हुआ ये समझ में आए। इसके अलावा डेली डीपीपी प्रैक्टिस आपकी दिया जाएगा, डेली डिस्कशन होगा, और 1 to 1 जो भी स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम फेस करता है उसको एक इवेंचुअली जैसे वो टाइम डिमांड करता है, हम लोगों का एक एसएमएस सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम पे जैसे आपने एक एसएमएस कर दिया, सर हमको डाउट है, तो इमीडिएटली हम आपको 1 to 1 टाइम दे देंगे। टाइम देने के बाद आपका पर्सनल लेवल पे वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। यकीन मानिए इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, एक नए तरीका का प्रिपरेशन शुरू होगा और आप कंसेप्चुअली डेप्थ ले सकेंगे। यकीन मानिए, रीजन समझ के लीजिए, करीब करीब 15 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले, इतने सीट्स तो है नहीं। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, क्या है, ये सब के बारे में डिटेलिंग करूंगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन यकीन मानिए टफनेस कितना है, आप कितना कॉन्सेप्चुअली सीख पाओगे, उससे ही आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए आप जब भी पढ़ेंगे, आपका जैसे जैसे पढ़ाई होगा वैसे वैसे टेस्ट अरेंज होगा, बिट बाय बिट आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, जो हर बिट पे आपका कब टेस्ट होगा आपको ये मालूम रहेगा, आपका वो बिट कब टीएफसी में कंप्लीट होगा ये आपको मालूम रहेगा। जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसकी भी डेट्स प्री डिक्लेयर रहेंगी। टेस्ट होने के बाद जब हम जंबो टेस्ट लेंगे उसका भी डेट प्री डिक्लेयर रहेगा, उसका सिलेबस प्री डिक्लेयर रहेगा। तो आपको कितना मंथली प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी क्लियरिटी रहेगी। और जितना क्लियर आप ये कॉन्सेप्ट में रहोगे उतना क्लियर आप प्रिपरेशन कर पाओगे, राइट। सिलेबस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एग्जाम का टफनेस बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, ये सब अपन सब जानते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली हैंड इन हैंड अगर अपन वर्क करेंगे, कंसिस्टेंटली अपन एक दूसरे का साथ देंगे, अपन सब एक दूसरे का साथ देंगे, सारे फैकल्टीज आपका साथ देंगे, आप बिट बाय बिट प्रिपरेशन करोगे, एक एक स्टेप आप अच्छे से करोगे, तो यकीन मानिए अपन इस एग्जाम को साथ में मिलकर बहुत अच्छे से क्रैक कर सकेंगे, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको कितना वास्ट प्रिपरेशन करना है। ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको सच्चाई बताने के लिए, और इसका प्रिपरेशन करके क्या चैनल हम लोग लेना है ये एक्सप्लेन करने की बात थी, राइट। आई होप आपको मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। और अगर आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डाउट है तो टोटल आईआईटीज में अराउंड 20,000 सीट्स है, बट अगर ओपन कैटेगरी, फिर कास्ट कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी करोगे तो फिल्टर वैसे अकॉर्डिंगली हो जाएगा, राइट। थैंक यू विकास सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू चेतन सर। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं मेरे पास, बहुत सारे देखा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और ये रिप्लाई एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना, उस बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाता हूँ, मैं डीएफसी के स्टूडेंट है अस्मिता। ओके, अस्मिता पीआरओ में क्वालिफाइड है, होमी बाबा भी क्वालिफाइड है, इन्होंने एनडीए क्लियर किया है, एसएसबी इंटरव्यू भी दिया है और आईआईटी में रैंक भी सिक्योर किया है, और राइट नाउ बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही है। तो अस्मिता, आप बच्चों से प्लीज आप बच्चों को बताइए कि जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, 10th के बाद जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट जनरली फेस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, और आपने क्या फेस किया, और डीएफसी ने आपने जो प्रॉब्लम फेस किया उसको कैसे आपको दूर करने में डीएफसी का क्या रोल था, प्लीज। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो 10th के बाद सबसे पहला चैलेंज ये था कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें, पीसीएम या पीसीबी, बट मुझे मैथ ज्यादा पसंद था इसलिए मैंने पीसीएम चूज किया। सेकेंड चैलेंज ये था कि 11th में आने के बाद सिलेबस का लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होती है, पर मैंने डीएफसी में 9th एंड 10th में फाउंडेशन कोर्स किया था इसलिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई।
और इन केस किसी ने नहीं भी किया होगा तो डीएफसी में 11th में स्टार्टिंग में ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं ताकि आगे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। और ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए कि 10th में जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया जाता है उतना ही पढ़ना होता है और 11th में आने के बाद एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होती है और फिर कंफ्यूजन होता है कि रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज करे और क्या कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी बुक्स में सॉल्यूशंस अच्छे से दिए होते हैं। पर हमें यहाँ पर पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे और जैसे कि मैथ्स के लिए तो श्रीकांत सर के मॉड्यूल्स में सब कुछ इंक्लूडेड होता है और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी विकास सर और कपूर सर ने तो पहले ही बताया था क्या क्या यूज करना है और मॉड्यूल्स भी दिए थे। और मेरे लिए तो एक और चैलेंज ये था कि मैं इनिशियली ज्यादा डाउट्स भी नहीं पूछती थी और लेकिन यहाँ सारे टीचर्स काफी फ्रेंडली है और देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड आस्किंग डाउट्स एंड इवन इन लॉकडाउन मेरे सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते थे। 11th एंड 12th में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है वो है कंसिस्टेंसी और मैं 11th में ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी और मैं तो यहाँ के जो टीचर्स थे वो इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करते रहते थे एंड दे यूज्ड टू डिस्कस विद मी कि क्लासेस में रेगुलर क्यों नहीं हो, टेस्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, करने के लिए और भी क्या चीजें करनी चाहिए। एंड दे आल्सो मोटिवेटेड अस व्हेन नीडेड। The constant support that I got from all the teachers was the key factor because of which the syllabus doesn't seem difficult to me. And I thank all the teachers, Kabra sir, Kabra ma'am, Vikas sir, Chetan sir, Shrikant sir, Kapoor sir, Anand sir, and everyone from DFC for their support. And thank you. ओके, थैंक यू अस्मिता। देखो, अस्मिता ने बहुत बताया कि कैसे जो उसने एक मेजर जो पार्ट बताया, मैं भी आपको बताया था, मैं भी जब जेई की तैयारी कर रहा था तो जो अस्मिता ने बोला कि डाउट नहीं पूछते। एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे टीचर से ज्यादा मिलते जुलते नहीं या थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो डाउट नहीं पूछते। और डाउट नहीं पूछना मतलब, अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें 10th में अगर आप डाउट नहीं पूछते हो तो चल जाता है, बट अगर 11th-12th में अगर आप डाउट नहीं पूछते हो ना तो क्या होता है, चीजें पाइल अप हो जाती है। क्योंकि एक टॉपिक, जैसे अभी चेतन सर आपको बता रहे थे, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है कि सर अगर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट में तो अपना अच्छा स्कोर आ जाएगा, बट जब एक साथ आता है तो टेंशन आती है। देखिए, यही हियर द रोल ऑफ द डाउट सेशन। अगर आप डाउट अच्छे से आप करते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने एक टॉपिक का टेस्ट दिया और आपको पता है कि इस टॉपिक में आपको डाउट आ गए, नहीं आ रहे स्कोर या कुछ पार्ट में डाउट है, अगर उसी समय क्लियर कर लिया, अगर आप टीचर्स से जाके मिल के कर लेते हो तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक टॉपिक दोगे, फिर उसके बाद साथ में दूसरा टॉपिक पे टेस्ट आएगा, और फिर जब क्लब होके आएगा तो एक नया आपको पूरा चैप्टर में कॉन्फिडेंस होगा और एक डायरी मेंटेन होते रहेगा कि मेरा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, ये चैप्टर में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो ये तो मैं भी फेस किया था एक्चुअली से, मैं भी टीचर से डाउट नहीं पूछता था और इस कारण से थोड़ा सा परेशानी हुई थी, जिसके कारण थोड़ा सा मैं बैकफुट पे आ गया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन भी है एक्चुअली कि सर जब आईआईटी की तैयारी करते हैं तो अपने को पता चलता है कि अपने से नहीं हो पाएगा, तो उस समय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। दैट इज द राइट टाइम एक्चुअली। ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं नहीं था पहला या आप नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। और ऐसे केसेस में यही है सपोर्ट कि आप अपने पे विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, टीचर पे भरोसा रखिए। जिस कोचिंग का आपने सिलेक्शन किया है, फर्स्ट डे से आपको भरोसा होना चाहिए, तो जाके आप एक अच्छे चीज सिक्योर कर सकते हो। और क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं आपको। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन है कि सर आप आईआईटी की बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, तो एग्जैक्टली टीचर का स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए, टीचर किस तरह से तैयारी करे जिससे ये पता चले। एक पैरामीटर चेक करना होता है ना कि हम लोग सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ अपने से गलती हो रही है, तो आखिरकार स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करे।
जिससे कि नहीं एक प्रॉपर लाइन के सिस्टमेटिक वे में या स्ट्रीम लाइन हो। वो तैयारी का मेन जो पॉइंट्स है अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रीकांत करवार सर। IIT हैदराबाद से पास आउट इंजीनियरिंग किया इन्होंने। सो श्रीकांत सर प्लीज बच्चों को बताइए कि स्टूडेंट का रोल क्या होता है जब वो तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट का रोल क्या होता है, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए IIT के लिए। श्रीकांत Okay, सर। thank you, Vikas sir. Hello everyone, this is Shrikant Karwa, BTech from IIT Hyderabad, Mechanical Engineering, All India rank 2303. First 3 years मैंने रेजोनेंस में पढ़ा है कोटा और नागपुर में। लास्ट 3 years से मैंने DFC ज्वाइन किया है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए अपन स्टूडेंट्स रोल समझने से पहले एक चीज बेसिकली सबको पता है कि यार जैसे मान लो आप मैच खेलने गए हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या लगती है आपकी टीम में? भाई प्लानिंग लगती है, किस प्लान से तुमको ग्राउंड पे उतरना है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स रोल जो है वो उसी के जैसा है कि भाई गेम प्लान क्या होना चाहिए स्टूडेंट का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सारी बातें अपन अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट्स रोल में, दैट इज डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल से शुरुआत होगी भाई, कि भाई ऐसा नहीं है आज तक आपने कभी मान लो जब भी पढ़ाई की हो स्कूल लेवल पे तो कभी मैथ्स किया हो, कभी अगले दिन केमिस्ट्री कर लिया हो, अगले दिन मतलब सोशल कर लिया हो वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर 11th-12th में जब प्रिपेयर करते हैं तो एक प्रॉपर डेली शेड्यूल बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करना पड़ता है फॉर कंप्लीट 2 years। फर्स्ट थिंग, राइट। सुबह उठने से रात के सोने तक का टाइम टेबल आपको डिसाइड करके रखना है, किस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे मुझे ज्यादा एफिशिएंट रहना है, किस टाइम पर मुझे एंजॉय करना है, राइट। ये सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए एंड वो फॉलो भी होनी चाहिए, राइट। ये बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे आपने दोपहर में 2 से 5 के टाइम पे सोने की आदत लगा ली खुद को, राइट। एंड आपके जो फाइनल पेपर्स होने वाले जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं CET और जो भी हो उनके टाइम्स बहुत फिक्स होते हैं, 9 से 12 और 2 से 5 इन्हीं स्लॉट्स में वो जनरली एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। तो उस टाइम पर आपको 2 साल ब्रेन को हैबिट लगानी पड़ती है। बायोलॉजिकली चीज प्रूवन है कि यार अगर तुम उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हो तो पेपर में भी ज्यादा एफिशिएंटली तुम्हारा आउटपुट निकल कर आएगा। और अगर तुमने मान लो 2 से 5 में कभी सोने की आदत लगा ली, राइट, तुम रोज 2-2 घंटा सो रहे हो दोपहर में, तो डेफिनेटली जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा 2 से 5 में अगर तुम्हारा स्लॉट आता है तो उस पर तुम्हारा उतना एफिशिएंट आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी और फिजिकल फिटनेस के लिए भी, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें डेली शेड्यूल में कवर होंगी, राइट। वो धीरे धीरे जैसे क्लासेस में आओगे तो डिस्कस होना चालू हो जाएंगी कि भाई डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, वो टाइम स्लॉट्स वगैरह आपको बता दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज आता है आपका भाई सुबह उठ के आप क्लास में आ गए तो क्लास एटीट्यूड। क्लास में आने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम लोगों से भी बातें हो जाए भाई, कि बाहुबली मूवी कितने लोगों ने देखी है पार्ट 1 या पार्ट 2, सॉरी बाहुबली पार्ट 2 कितने लोगों ने देखी है वो लोग हाथ ऊपर करो। ओके, तो अरे बाप रे बहुत लोग हैं। चलो तो इतने लोगों को अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ये जितने भी हाथ ऊपर है, कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा था, तो मेरे को नहीं लगता कि ये जितने हाथ ऊपर है उसमें से कोई भी हाथ नीचे करेगा आंसर नहीं आता बोलकर, राइट। तो ये जितने हाथ ऊपर है मेरे को लगता है सबको मालूम होगा कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा था। एकदम दिमाग के सामने आंखों के सामने वो इमेज आ गई होगी कि पीछे आग लगी हुई थी और कटप्पा ने तलवार से पीछे से वार किया, राइट। तो ट्रस्ट में ये चीज आपको क्यों याद है, देखो भले ही आपने 6 महीने पहले ये चीज देखी हो, 1 साल पहले ये पिक्चर देखी हो, बट स्टिल तुमको एक एक पॉइंट उसका याद होगा मूवी का, क्योंकि ये जब आप मूवी देखते हो तो क्लास कॉन्सेंट मतलब सॉरी आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है जब आप मूवी देख रहे हो बहुत हाई होता है। तो बिल्कुल ये जो क्लासेस होंगे ये बिल्कुल वैसे ही होंगे और इसमें तुम्हारा क्लास कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का होना चाहिए भाई, ठीक है। तो क्लास कंसंट्रेशन की बात हो गई। सेकंड थिंग क्लास नोट्स, क्लास नोट्स आपको काफी अच्छे से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तुम लोग फाइनल एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे होंगे या
मतलब हर दिन कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे होंगे पिछले टॉपिक्स जो पढ़ा कर गए, तो तुमको जो काम आने वाले हैं वो तुम्हारे क्लास नोट्स है, ना कि रेफरेंस बुक में क्या होगा, कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझा है तो वो समझने के लिए बस रेफरेंस बुक होगी, बट ये नहीं होगा कि एग्जाम के पहले आप रेफरेंस बुक में से रिवाइज कर रहे हो। आप रिवाइज करोगे तो क्लास नोट्स में, क्लास में जो आपको लिखाई गई चीज है उनमें से आप रिवाइज करोगे, राइट। तो क्लास नोट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए, ये नहीं कि मैं किसी और के नोट्स जेरोक्स मार लूंगा, उसमें से देख के समझ लूंगा, राइट, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो भले ही तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारा क्लास कंसंट्रेशन अच्छा है, तुमको सब समझ में आता है, बट फिर भी तुमने क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसने क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, क्लास कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, उसको अगर हर चीज समझ में आई है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत बेटर आएगा, ठीक है। क्लास एटीट्यूड में तीसरी बात यह है कि अगर तुमको क्लास में कोई डाउट आ जाए तो तुरंत हाथ ऊपर कर कर पूछ लेना है। क्लास से निकलने के वक्त तुमको ये लगना चाहिए भाई आज मेरे को इस लेक्चर का हर एक पॉइंट समझ में आया। क्लास से बाहर निकलते वक्त ऐसा फील भाई जब तुम्हारा हर डाउट क्लियर है, ओके, तो डाउट पूछना है, ये नहीं सोचना कि बाजू वाला क्या सोचेगा, इतना बेसिक डाउट पूछ रहा हो, राइट। ट्रस्ट में आजू बाजू वाले तुम्हारे 10 लोग तुमको दुआ दोगे अगर तुम कोई डाउट पूछते हो, तो उनको भी डाउट होता है बट वो पूछते नहीं है। तो डाउट आस्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास एटीट्यूड की बात होगी। तीसरी चीज आती है होमवर्क। होमवर्क भाई, अब होमवर्क क्या है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है होमवर्क, राइट। जैसे कि चेतन सर ने बताया कि 10 लाख लोग आराम से मान लो बैठ गए एग्जाम देने, और सिलेक्शन तो बहुत कम होने वाले, 10,000 सीट्स, 15,000 सीट होंगी, राइट। तो अगर तुम पूछो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनमें मेजर डिफरेंस होता है होमवर्क का। अगर तुम जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे पूछते हो कि भाई तुमने होमवर्क किया था क्या अच्छे से, यस, उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा। जिनका बहुत अच्छा रैंक है उनका रिप्लाई आएगा कि मैंने भाई हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एक एक मॉड्यूल बहुत अच्छे से सॉल्व किया, एक एक एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व की, यस, उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि यस मैंने 2 साल बहुत मेहनत की, एफर्ट्स लिए, होमवर्क किया। उसमें मेन पार्ट रहेगा होमवर्क का, राइट। एंड अगर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको पूछते हो तो वो कहीं ना कहीं उसका बात करने के तरीके में ही कॉन्फिडेंस लो रहेगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया, बीच के 2 3 टॉपिक स्किप कर दिए, डिफिकल्ट वाले जो मेरे को डिफिकल्ट लगते थे वो मैंने स्किप कर दिए, एंड हो सकता है एग्जाम में वही से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो होमवर्क करना नहीं करना ये रिजल्ट अपने आप बता देता है कि तुम अगर होमवर्क अच्छे से करोगे डेफिनेटली तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और होमवर्क अगर नहीं अच्छे से करोगे तो रिजल्ट में कहीं 19-20 हो जाएगा भाई, ये तो श्योर है। 11th-12th में भले ही 10th तक तुमने नुस्ता स्कूल में जो पढ़ाया वो पढ़ पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स लाए होंगे, बट यहाँ पर वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क, यानी कि क्या है भाई, बेसिकली एक टॉपिक पे तुमको 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। और तब जाके तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में बैठने का कि यस आई कैन क्रैक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस होमवर्क के थ्रू होगी, एंड उसमें तुमको 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी, स्पीड और एक्यूरेसी। इसके लिए 2 छोटे-छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। भाई खरगोश और कछुए की स्टोरी सब लोगों ने सुनी है, ठीक है ना। खरगोश और कछुए की स्टोरी सब लोगों ने सुनी है, तुमने सुनी है, तुम्हारे मम्मी पापा ने सुनी है, दादाजी ने सुनी होगी, राइट, बहुत पुरानी चलती आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि खरगोश बहुत स्पीड से जाता है, बीच में रुक जाता है, रेस्ट करने लग जाता है, और कछुआ कंसिस्टेंटली धीरे धीरे जाके जीत लेता है रेस। फिर आगे क्या होता है, एक और नई स्टोरी आई कि भाई यहीं पे रेस खत्म नहीं हुई। तो एक्चुअली क्या है, मतलब इसमें जो खरगोश की कंसिस्टेंसी है कि वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे आगे जा रहा है, और जो खरगोश है वो बहुत स्पीड से जाता है। तो अपने को दोनों का एक एक पॉइंट उठाना है, एक तो खरगोश की अपने को स्पीड भी चाहिए और कछुए की एक्यूरेसी भी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी भी चाहिए भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर तुम्हारे पास होंगी, और वो कहाँ से आएंगी, स्पीड और कंसिस्टेंसी, भाई तुम्हारा खुद से जो कमिटमेंट होगा कि यस मेरे को 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 10 दिन के अंदर, तो वो जब तुम कमिटमेंट कर दोगे हर टॉपिक के लिए ऐसा, तो अपने आप तुम लोग जो है हर टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से एनालाइज कर लोगे, एक्सप्लोर कर लोगे, एंड फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो, किसी भी एग्जाम में आने दो, तुम लोग उसको क्रैक कर सकते हो भाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिस का सेकेंड एग्जाम्पल, भाई ब्रूस ली, जैसे आपको पता है कि ब्रूस ली से पूछा गया कि तुम किस इंसान से ज्यादा डरोगे, जिसने 100
मूव्स की प्रैक्टिस एक एक बार की है, या एक ही मूव की प्रैक्टिस 100 1000 बार की है, या 100 बार की है, राइट? तो उसका आंसर क्या था भाई? एक मूव की प्रैक्टिस जिसने 100 बार की है मैं उससे डरूंगा, ना कि 100 मूव की प्रैक्टिस एक एक बार की उससे। तो वही करना है तुमको, एक एक टॉपिक पे तुमको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुमको बहुत अच्छे से सॉल्व करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक एक टॉपिक पे तुमको कम से कम 100 क्वेश्चंस, तो भाई मतलब क्लास में ही हो जाएंगे, 100 से ऊपर ही क्लास में क्वेश्चंस होंगे। मॉड्यूल में जो मिलेंगे वो अलग, राइट? डीपीपीस के थ्रू अलग, जो तुमको अभी चेतन सर ने बताया कि सब टॉपिक वाइज जो तोड़ के क्वेश्चंस मिलेंगे वो अलग। तो इतने क्वेश्चंस जब तुम कर लोगे, अपने आप तुम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो होमवर्क मेनली तुम्हारे कॉन्फिडेंस का रोल प्ले करेगा। मतलब तुम लोग अगर होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एंड वो बहुत मैटर करता है रिजल्ट के एंगल से अगर देखो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रिवीजन। कि भाई तुम लोग जब पढ़ाई करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आज लेक्चर्स हो गए, आज जो जो होमवर्क दिया वो हो गया, अब क्या करें, बचा हुआ टाइम में क्या करें? तो भाई तुम लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो एक नंबर टाइप करके देखो उस पर 1.01:365, एंड एक नंबर निकाल के देखो 0.99:365। तो 1.01:365 अगर तुम निकालोगे तो उसका वैल्यू तुम कैलकुलेटर पे देखना 37 पॉइंट समथिंग आएगा, अराउंड कुछ, राइट? एंड एक नंबर अगर निकालते हो 0.99:365 तो उसका आउटपुट कुछ 0.0242 ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है? डेसिमल के आगे दो जीरोस तो मेरे को लगता है आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है? तो ये क्या है? अब मैंने जो नंबर्स बोले ये क्या है? पहला नंबर मैंने बोला 1.01:365, इससे अपने को क्या चाहिए? ये आंसर 37 टाइम्स आ रहा है, वो क्या है? और 0.99:365 ये क्या है वो समझ कर लेते भाई। तो देखो, अगर मान लो आपने प्रिपरेशन के पहले दिन 1% काम किया, राइट? और 365 यानी कि साल के दिन, अगर तुम 365 डेज अपना प्रिपरेशन का, मान लो पहले दिन से तुमने 1 यूनिट काम किया और हर दिन अगर 1% ज्यादा काम करते हो पिछले दिन से, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम लोगों का जो आउटपुट है वो हो जाएगा 37 टाइम्स, राइट? एंड 0.99 की बात करो, मतलब क्या? पिछले दिन से अगर 1% हर रोज कम काम किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा 0.00242, ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन के बारे में, कि भाई तुमको हर दिन जो भी फ्री टाइम मिलेगा उसमें डे वन से जो तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट के 3 आवर्स में, मतलब जो एग्जाम डे है उन 3 आवर्स में तुमको पूरे 2 साल का सिलेबस पूछा जाएगा, एंड वो तभी याद हो पाएगा जब तुम्हारे आंखों के सामने से नोट्स का एक एक पेज कम से कम 50 से 60 बार गया हो, मतलब, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, 10th की अपनी पढ़ाई की आदत होती है, एग्जाम के पहले पढ़ लेते खत्म करते। बिल्कुल ऐसा यहाँ तो बिल्कुल नहीं जमेगा, वो बच्चे तो बहुत पीछे रहेंगे भाई जो ऐसा करेंगे, ठीक है ना? तो जो लोग कंसिस्टेंटली रिवाइज करेंगे, 10वें महीने में भी मैं अगर सेकेंड मंथ में जो टॉपिक पढ़ाया था उसका अगर कोई फॉर्मूला पूछता हूँ तो याद होगा, ऐसा अगर कोई रिवाइज कर रहा है नोट्स तो वो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा लाएगा। रिवीजन वाली चीज अगेन 30 देख लो आप किस साइड होना है आपको, 37 टाइम्स आउटपुट पे लेके जाना है या 0.00242 साइड पे, ठीक है ना? तो हर दिन तुमको रिवाइज करना पड़ेगा फ्री टाइम में, डे वन से जो पढ़ाया था, मतलब क्यूमुलेटिव स्टडी तुमको करनी पड़ेगी, वो भी प्लानिंग के साथ। एक वीक पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, एक वीक केमिस्ट्री, एक वीक मैथ्स, जो भी तुमको डिस्कस किया जाएगा क्लासरूम में, तो वैसे तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट थिंग आती है टेस्ट एनालिसिस। तो लास्ट थिंग है टेस्ट एनालिसिस। और टेस्ट एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कुछ तुमको आगे प्लेटफॉर्म मिलने वाला है वो टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही मिलने वाला है। भले ही तुम लोगों ने 2 साल बहुत अच्छी मेहनत की और टेस्ट में अगर खराब कर आ गया, अभी तक तुम लोगों ने बहुत टेस्ट दिए होंगे भाई, तुम्हारा नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, तुम लोगों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की होंगी, लेकिन अगर टेस्ट के दिन गड़बड़ होगी, वो 3 आवर्स में एग्जाम प्रेशर में, प्रेशर तो पहली बात तो लेना ही नहीं होता है एग्जाम का, बट उस 3 आवर्स में अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो तो तुम्हारी पूरी मेहनत जीरो हो सकती है। मतलब फाइनल एग्जाम के जो स्कोर है उसी के ऊपर तुम्हारा रैंक आएगा और वहीं से तुमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेस्ट एनालिसिस में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, जब तुम टेस्ट दोगे आओगे तो पता लगेंगी तुमको कि भाई मेरे को पहले फिजिक्स करना था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है,
किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है मेरे को, टॉपर्स का क्या होता है, राइट। सबसे पहले केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, मैथ्स करो, कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट करना होता है, राइट। वहां पर माइंड कैसा स्टेबल होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए तो स्किप करना भी आना चाहिए भाई। जैसे राहुल द्रविड़ खेलता था भाई, तो शोएब अख्तर ने अगर एक आधा बाउंसर डाला तो वो क्या करता था, लीव करता था, ये नहीं कि मैं इसको भी खेलूंगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होंगी। इवन मैं जब पढ़ता था तो एक जब भी मैं मूवी आई थी और उसका एक गाना था मौजा ही मौजा, तो वो मैं बार बार सुनते रहता था। और टेस्ट में जाके क्या हो गया, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, बट टेस्ट में जाके क्या हुआ, वो जब मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो गाना बार बार दिमाग में आ रहा है, मौजा ही मौजा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो अफेक्ट करती है टेस्ट परफॉर्मेंस में। तो ये सारी डिटेल्स अपन आगे देखेंगे जब अपने टेस्ट होंगे वगैरह वगैरह, राइट। तो ये स्टूडेंट रोल है, और अगर कोई इसको अच्छे से फॉलो करता है, जो जो चीजें बताई है भाई, और भी बहुत सारी चीजें, बट अगर ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोगों ने जो एक खुद से कमिटमेंट किया, एक सपना देखा है कि मैं ये गोल अचीव करूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन, राइट। आई होप विकास सर क्वेश्चन का आंसर सारे सर स्टूडेंट मिल गया होगा। यस, थैंक यू श्रीकांत सर। एक्चुअली बच्चे के काफी क्वेश्चंस के आंसर भी आपने इंक्लूड कर दिया इसमें। Okay. बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर। सिर्फ सर एक चीज, बच्चे के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको थोड़ा देर के लिए रोकूंगा यहाँ पे। Okay. बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जब आईआईटी की तैयारी की बात जब दिमाग में आती है तो पहला चीज आता है कि कहाँ से करें। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वी शुड प्रिपेयर फ्रॉम कोटा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है, तो मैं आपसे ही ओपिनियन चाहता हूँ। आपने कोटा से तैयारी की, एक्चुअली मैंने भी कोटा से तैयारी की है। मेरा तो ओपिनियन यही है कि कोटा उन लोग को ही जाना चाहिए जिनके खुद के सिटी में उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। जैसा मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बिहार से हूँ, तो वहां पे मैं जिस सिटी में था वहां पे ऐसा कुछ रिसोर्सेज था ही नहीं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए मैं कोटा गया था और फाइनली आईआईटी क्रैक किया था। अब श्रीकांत सर थोड़ा सा आप बताइए कि अगर कोटा कोई जाता है, जो ऑप्शंस होता है कोटा और औरंगाबाद में रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो अपने को वहां का प्रेफर करना चाहिए, औरंगाबाद प्रेफर करना चाहिए? श्रीकांत सर। सर इस मतलब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सिटी में वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है जो आपको कोटा में मिलने वाले हैं, तो यस डेफिनेटली औरंगाबाद ही, होम टाउन ही बेटर होगा, जहां पर आप कंफर्टेबली अच्छे से खाना खा पाओगे, हेल्थ का ध्यान रख पाओगे टाइम टू टाइम, और आप टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो, राइट। वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने खुद ने पढ़ाया है कोटा में, राइट, तो मुझे वहाँ का वर्किंग कल्चर भी पता है कि कैसे बच्चों को स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस लेवल का रिसर्च कर कर स्टडी मटेरियल उनको दिया जाता है, किस तरीके से उनके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो वो सब चीजें अभी औरंगाबाद में भी है। तो नो डाउट कि भाई औरंगाबाद ही प्रिफर करना चाहिए, अगर वही चीजें आपको सेम क्वालिटी की अगर औरंगाबाद में मिल रही है तो। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एक क्लास में कम से कम मान लीजिए 150 से 200 स्टूडेंट्स होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जब मैं भी पढ़ाता था तो मुझे हर स्टूडेंट का नाम पता था, या फिर मैं हर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाता था और उनसे जान पाता था कि भाई पता तेरी क्या प्रॉब्लम है, राइट। कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जो डाउट पूछने में बहुत डरते थे, एंड किसी रीजन की वजह से फिर डाउट नहीं पूछना, होमवर्क में डाउट्स बहुत ज्यादा आने की वजह से, या प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत वीक होने से स्कोर्स उतना नहीं आता था, तो ना तो वो सीईटी करने के लायक रहते थे, ना फिर जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, और ना ही अपना आईआईटी में। तो अगर आपको वो पर्सनल टच औरंगाबाद में मिल रहा है, या फिर हर टीचर आपकी तरफ ध्यान देता है, आपका नाम जानता है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई तेरी कैसे पढ़ाई चल रही है, तेरे जो भी डाउट्स है, तो जो भी सर्विसेज वहां मिलते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे। एंड ऐसा मतलब पहले होता था जब टीचर्स इतने अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल नहीं होते थे हर जगह पर, बट अब मुझे नहीं लगता कि कोटा जाने की उसके लिए जरूरत है। और क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करे वहां पर, छोटा सा रूम भी अगर आप मान लो रेंट पे बाय करते हो तो बहुत सारा कॉस्टिंग जाता है, खाने का खर्चा होता है, प्लस फैमिली से दूर होते हो, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपके पहचान के टीचर्स होते हैं। तो डेफिनेटली सर मेरा आंसर रहेगा कि औरंगाबाद में अगर सारी चीजें मिल रही है तो औरंगाबाद ही बेटर है।
एक्चुअली श्रीकांत सर के पॉइंट से मैं भी थोड़ा थोड़ा एग्री हूँ। देखो अगेन आपको मैं नो डाउट कोटा है, अच्छी जगह है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं, पढ़ाने वाले भी अच्छे लोग हैं, इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं है। बट मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, बस एक एग्जांपल देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, कि मेरे साथ कोटा जाने वाले जो लोग थे ऑलमोस्ट स्कूल्स के सभी लोग गए थे कोटा, और अगर उसमें से देखें, और दे आर टॉपर्स, अपने अपने डिवीजन के टॉपर्स ही थे, उसमें सिलेक्शन की बात करें ना तो सिलेक्शन 1 या 2 का ही हुआ था। अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोटा में पढ़ाया नहीं गया, एक्चुअली इतनी भीड़ होती है, कुछ लोग एडजस्ट नहीं, उसमें से तो 10 लोग, मुझे तो 3-4 लोग ऐसे याद है कि बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन रिटर्न बैक हो गए थे, उनको जॉन्डिस हो गया था, बहुत सारे। तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी निगेटिव है। तो इसका एक ही है जो श्रीकांत सर को मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपको आपकी सिटी में अगर सेम रिसोर्सेज मिलते हैं तो आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज देयर इज वन ऑप्शन, आप अगर हेल्थ वाइज बहुत बेस्ट हो, थोड़ा सा दूर रह के पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, नो डाउट कोटा इज वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, नाउ अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2-3 पेरेंट्स या स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर जब मेरे से कोई पूछता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, मेरे से अगर कोई पूछता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो जब हम आईआईटी बोलते हैं तो सामने वाले को एक मेरे लिए एक अलग इमेज क्रिएट होता है। ये मतलब क्या है ये? मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये इसको आप लोगों ने बहुत हाइप करके बोला एक्चुअली, कि मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ या आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो एक नया सा इमेज क्रिएट होता है। एक्चुअली अब ऐसा नहीं है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अपने साथ अंशुल काबरा भी है, अपने बीच है, इस क्वेश्चन का आपको एक रिप्लाई देंगे कि अगर आप देखोगे उसके पास्ट परफॉर्मेंस, ही इज बेस्ट इन 10th क्लास तक, बहुत सारे एनटीएससी अवार्डी है, बहुत सारे स्कॉलरशिप लिया, बहुत सारे, वो चाहता तो आईआईटी में जा सकता था। जो आपका क्वेश्चन है कि किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, तो आईआईटी वाला वो भी टैग लगा सकता था, बट बिकॉज उसका चीजें फिक्स थी, उसने वो देख दिखावा जो होता है ना, कि शो ऑफ वाला चीज, कि नहीं लोगों को बताने के लिए मुझे आईआईटी जाना है, ऐसा उसने नहीं किया। वो उसका जो स्टार्टिंग से व्यू था, जो उसने टीचर से सीखा था, जो लोगों से रिसर्च के थ्रू किया था कि मुझे फाइनली किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, वो उस एम में, और फाइनली केवीपीआई में उसने एआईआर ऑल इंडिया रैंक 89 सिक्योर करके अभी राइट नाउ आईआईसी बैंगलोर में बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा है फर्स्ट ईयर में। तो अंशुल, आप मीटिंग में हो शायद, अंशुल? यस सर। हाँ अंशुल, आप प्लीज थोड़ा सा बताइए, बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि सर लोग जब बोलते हैं कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आईआईटी बोलने में एक अलग सा प्राउड फील होता है। मैं तो इस बात को नहीं मानता। आपको क्या लगता है? आप भी इतने टैलेंटेड थे एक्चुअली, आप भी आईआईटी में भी जा सकते थे, मुझे भी कोई डाउट नहीं था एक्चुअली, बट आपको ऐसा लगा था क्या कभी, या आपने कैसे क्यों सोचा कि मुझे रिसर्च में ही जाना चाहिए? थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेन रिसर्च में जाने का जो मेरा बेस था वो ये था कि रिसर्च का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है क्यूरियोसिटी। और जो क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा से थी साइंस के और मैथ्स के प्रति। बट डीएफसी में रह के, और जो मेरे ना सिर्फ डीएफसी में रह के, जो भी मुझे स्कूल में भी टीचर्स मिले हुए और डीएफसी में टीचर्स मिले, उनके वजह से उनके सपोर्ट की वजह से और उन्होंने मुझे कभी भी मेरी क्यूरियोसिटी को दबाने नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ने दो, और उन्होंने मुझे क्यूरियोसिटी में मुझे मतलब सप्रेस नहीं किया उन्होंने, और मुझे बढ़ावा दिया। उस वजह से जब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी तो मुझे एक जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में टीचर से डिस्कस किया, तो मुझे अलग अलग टीचर्स ने बताया, अलग अलग मेंटरशिप ने बताया, जैसे आपने बताया था, श्रीकांत सर ने बताया था कि अगर आप रिसर्च, अगर आपको क्यूरियोसिटी में ही मतलब आपकी क्यूरियोसिटी इतनी है और अगर आप वो क्यूरियोसिटी को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसी को रिसर्च कहते हैं। अगर आपकी क्यूरियोसिटी को आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करते हो, ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करते हो, तो उसी को एक प्रकार का रिसर्च कहते हैं। उसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रिसर्च में जाऊंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग डेफिनेटली एक तरीके का प्रूफ होता है कि ठीक है कि आई वुड हैव एन करियर इन दिस। बट मुझे लगा कि मैं खुद का अगर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ और खुद का जो मुझे
जो खुशी मिलती है जिस चीज में अगर मैं वो करना चाहूँ तो वो चीज मुझे रिसर्च में मिलेगी। मुझे लगता था कि वो चीज मुझे इंजीनियरिंग में नहीं मिल पाएगी। तो मैंने आई स्टार्टेड विथ आफ्टर डिस्कसिंग विथ ऑल द टीचर्स एंड आई डिसाइडेड टू गो अहेड विथ रिसर्च एंड स्पेशली केवीपीवाई। तो केवीपीवाई का खुद का ही बहुत बड़ा ये था कि केवीपीवाई का सिलेबस आईआईटी से अलग था, जबकि मैं आईआईटी के बैच में बैठता था। तो केवीपीवाई के लिए स्पेशली बायो पढ़ना पड़ता है, और ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो 12th में पढ़ाते हैं आईआईटी में, बट केवीपीवाई में वो 11th के पोर्शन में होती है। तो वो सब मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ी थी। बट और उस मुझे लगा था कि ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एक्चुअली एक टाइम आ गया था कि मैं सोच रहा था कि मैं ड्रॉप कर दूं। बट जब मैंने टीचर से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे मोटिवेट किया कि हम आपका लेंगे, हम आपका टाइम बराबर हमने डिस्कस किया। एक लगभग एग्जाम के 1 महीने पहले एक ऐसी अनफॉर्चुनेट ऐसा मैंने एक पेपर दिया था, मुझे फिजिक्स के हमारे सर ने बुलाया था, उनके सामने मुझे पेपर देने लगाया था। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट प्रेशर्स, मेरा स्कोर एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा कम आया था। बट मुझे सब टीचर्स लेके बैठे थे, मुझे, इंद्रजीत, नचिकेत को, क्योंकि हम लोग उस टाइम केवीपीआई पे फोकस कर रहे थे। तो हम सबको लेके बैठे और हमारा एक इतना सही शेड्यूल बनाया था, इतना सही टाइम टेबल बनाया था कि वी यूज्ड टू हैव लेक्चर्स फ्रॉम 7 to 3, जिसमें बायो का एक एक्स्ट्रा लेक्चर होता था जो सिर्फ केवीपीआई वाले बच्चों करते थे, और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए हमको टाइम मिलता था। फिर हम शाम में कंपलसरी 1 घंटा बैडमिंटन खेलते थे, और बैडमिंटन खेल के आने के बाद हमको टीचर्स टाइम देते थे जो 12th का सिलेबस था वो कंप्लीट करने के लिए। टीचर्स हमको बैठा के, हम जो 4 लोग बैठते थे, हम टीचर के टेबल के सामने जाके बैठते थे और वो हमारे डाउट सॉल्व करते थे और हमको सिखाते थे टेक्स्ट बुक से। उस वजह से जो हमारी जो वन ऑन वन बॉन्डिंग हुई, या जो मुझे टीचर्स का जैसे इंटरेक्शन मिला हम सभी को, उस वजह से हम अलग अलग फील्ड में हम एक तरीके से सक्सेसफुल हो पाए। जैसे इंद्रजीत आप अभी आपसे बात करेगा, वो IIIT इलाहाबाद में है। नचिकेत है, वो अभी एनआईटी गोवा में है। और इसी वजह से हम अलग अलग फील्ड में, भले ही हमारा केवीपीआई में ना हुआ हो सबका, बट हम अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीएफसी में जो, हालांकि मेरा डीन मेरे बैच से सबसे अलग था, बट डीएफसी ने उसको अकोमोडेट किया और मुझे हेल्प किया उसको अचीव करने में। और इसी वजह से मैंने इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया। इंटरव्यू में आई स्कोर्ड 90 out of 100, which was one of the top most scores of that year। और जो कॉन्फिडेंस जो इंटरव्यू में था, क्योंकि इंटरव्यू में आपके सामने 5-6 पीएचडी टीचर्स बैठते हैं जो प्रोफेसर होते हैं पिछले 10-15 सालों से, और उनके सामने आपको अगर कॉन्फिडेंस इतना सा भी आपका अगर गिरे तो आपकी वाट लग, मतलब यू कांट परफॉर्म, इट्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। बट आई वाज ट्रेन्ड एक्सेप्शनली वेल बाय ऑल माय टीचर्स, एंड उन्हीं की वजह से मुझे 90 out of 100 स्कोर मिला। और उन्हीं की वजह से आज मैं IISc जैसे बड़े कॉलेज में जा पाए हो, जो अनडाउटेडली इंडिया का रिसर्च का टॉप मोस्ट कॉलेज। सो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू अंशुल, बहुत अच्छे से बताया एक्चुअली कैसे केवीपीआई। अब एक क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बहुत लोग का होगा, बहुत लोग पूछ नहीं रहे एक्चुअली क्वेश्चन, कि सर जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, और स्पेशली जब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि क्या है कैसा है, तो उसमें से व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट काबरा सर। आप पेरेंट्स हो और बहुत ही लोगों को आपने किया, इन्फ्लुएंस किया है, तो काबरा सर, शायद टेक्निकल इशू है। ओके, चेतन सर। विकास सर। यस सर एक्चुअली एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है सर। हाँ, 1 मिनट सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। यस सर क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि सर अगर एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए जब एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, स्पेशली जब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट ना करे, और कैसे मॉनिटर करेंगे सर। तो इसमें अब पेरेंट्स के लिए मॉनिटरिंग एकदम आसान हो गई है अभी के स्थिति में। देखिए, एक तो बेसिक चीज क्या होती है
कि जो पढ़ाई के जो स्टेप्स है कि भाई टीचर्स ने पढ़ाना, बच्चों ने रीड करना, टीचिंग में के डाउट्स लिस्ट बनाना, रीडिंग के बाद में के डाउट्स की लिस्ट बनाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो रॉन्ग आए उसकी लिस्ट बनाना, वो बच्चे ने सॉल्व करके लिया कि नहीं किया ये क्वेश्चन पूछना, टेस्ट और टेस्ट के बाद में का रेक्टिफिकेशन। और अब तो डीएफसी ने ये नए सिस्टम में अभी बीट वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट ला लिया है। हर चैप्टर को 4 से 6 टुकड़ों में बांटा जाएगा, मतलब हर चैप्टर पे बीट वाइज 4 से 6 टेस्ट होंगी, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगी और फिर कंबाइन 3 सब्जेक्ट की जंबो टेस्ट होगी, और इसका रिकॉर्ड पूरा ऐप में रहेगा, राइट। इवन हर महीने का प्रोग्राम पेरेंट्स के पास होगा कि एक महीने में ये फिजिक्स में 6 टेस्ट है, केमिस्ट्री में 8 है, मैथ्स के 10 टेस्ट है। तो पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना ही बचता, बेटा ये टेस्ट हो गई क्या, इसमें मार्क्स कितने मिले। बच्चे ने नहीं बताया, ऐप खोलो, ऐप के अंदर आपको मार्क्स दिख जाएंगे, उसमें कोई भी आपको डाउट है तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के फ्रीक्वेंसी पे उनको पढ़ाने वाले तीनों टीचर्स, राइट, आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग होगा, स्टूडेंट, पेरेंट्स और इस साइड में तीनों टीचर्स। तो पेरेंट्स अगर अपने क्वेश्चंस जमा कर लेते हैं हर 1-1.5 महीने की फ्रीक्वेंसी में, एट द मोस्ट वंस इन 2 मंथ्स हमारे टीचर्स पेरेंट्स साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो इससे अच्छा मुझे लगता कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चा कोई कारण से कम्युनिकेट अगर नहीं भी करता है तो वी प्रॉमिस पेरेंट्स को जो प्लान है, टेस्ट का प्लान है, मंथली टेस्ट प्लानर जो बनेगा, जैसा अभी 1 फरवरी से बैच शुरू हो रही है, तो इसका टेस्ट प्लानर पेरेंट्स के लिए दिया जाएगा 8 दिन पहले ही कि भाई फरवरी में ये इतने टेस्ट होने वाले हैं। तो उतना लेकिन पेरेंट्स को समय निकालना होगा ये चेक करने के लिए। और वो समय कितना लगता है, वीक में हार्डली आधा घंटा उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग द स्टडी। आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, बच्चों पे पूरा विश्वास करना है, बट ये मॉनिटरिंग का रोल अगर पेरेंट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से डीएफसी, पेरेंट्स और स्टूडेंट, इनका ट्रायंगल परफेक्ट बनकर रिजल्ट्स 110% आना है। एक लास्ट ईयर का मैं किस्सा बताऊंगा। एक स्टूडेंट है अभी 12th नीट में, सेजल परदेसी। उनके पापा ने इस ढंग से बोली हुई बात कंप्लीट की, और सिर्फ की नहीं, उन्होंने आके सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया। वो यूट्यूब पे उनका वीडियो भी है, उसकी लिंक चाहे तो मैं आप सबको भेज दूंगा कि सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग ने सेजल परदेसी का परफॉर्मेंस कितना रेस किया। वो नीट के बैच में है, लेकिन मोर और लेस वही इधर करना है अपने को इंजीनियरिंग और रिसर्च के अंदर। तो विकास सर, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो यूट्यूब की लिंक है, सेजल परदेसी के पापा ने जो सभी बच्चों से शेयर की थी कि एक पेरेंट बोलकर उन्होंने मॉनिटरिंग कैसा किया और उसका फायदा बच्चों को और उनके बच्ची का परफॉर्मेंस ग्रो होने में कैसा हुआ, राइट। तो इन सबके साथ हम लोग शेयर कर देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल शेयर कर देंगे सर। पॉसिबल रहा तो मैं सुमित सर को बोलता हूँ 5 ही मिनट में अभी चैट बॉक्स में लिंक भेज देंगे अपन, ठीक है? यस सर। ओके, सो ओवर टू यू विकास सर। यस, थैंक यू काबरा सर। एक्चुअली एक सिर्फ आप में मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा सर। एक अपने डीएफसी के तरफ से मेंटरशिप एक्चुअली होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि पेरेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स, तो आपके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर असाइन होता है। वो मेंटर का रोल होता है जो पेरेंट्स करते घर पे, वो मेंटर भी यहाँ पे कर रहा है रेगुलर चेकिंग कि वो टेस्ट दे रहा है क्या, या स्कोर अच्छे आ रहा है क्या, क्लास सीरियसली अटेंड कर रहा है। और वो मेंटर ना पेरेंट्स से वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा जजमेंट लेने आता है पेरेंट्स को कि उनका स्टूडेंट, उनका सन और डॉटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें मेंटर का भी रोल बहुत अच्छा आ जाता है, और सेल्फ मॉनिटरिंग जहाँ दोनों के हेल्प से बहुत ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो सर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब हम कोचिंग क्लास की बात करते हैं, जब कोचिंग क्लास को करते हैं कि अपने को कौन सा कोचिंग सेलेक्ट करना चाहिए, उस कोचिंग में अपने को क्या देखना चाहिए, एग्जैक्टली फीचर्स कैसे देखने चाहिए, किस बेसिस पे उस कोचिंग में अपने को एडमिशन लेना चाहिए, उसके पॉइंट्स क्या, चेकलिस्ट बनाने चाहिए। तो इसका रिप्लाई करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मानस सर
और IITian है और इन्होंने भी जब तैयारी की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोचिंग सिलेक्ट किया होगा, और कोचिंग सिलेक्ट करने वक्त उन्होंने क्या पॉइंट्स रेज किए होंगे और फाइनली कोचिंग में जाके वो क्या सभी पॉइंट्स उनको मैच हुए होंगे या नहीं होंगे। तो मानस सर, आपने IIT की तैयारी की, आप IIT क्वालिफाई भी किए, IIT से बीटेक भी कंप्लीट किए, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जब हम कोचिंग सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या किस चीज को ध्यान में रखना होता है। मानस सर फिजिक्स पढ़ाते हैं DFC में। Good evening, all of you. So, I am Manas Sahu. I am from IIT Bhubaneswar, Civil Engineering. I have been teaching in FITZI for the past 3 years. This year or the previous year, I joined DFC. तो विकास सर ने जैसा कहा कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, नो, इनफैक्ट विकास सर खुद IIT से हैं, इनफैक्ट श्रीकांत सर भी IIT से हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज हमारे साथ जो हैं दे आर फ्रॉम IITs एंड NITs, सो एनीवन कैन आंसर, बट जब मुझे पूछा है तो आई विल बी feeling privileged and I'll be feeling glad to answer it for you. Okay, so कुछ steps मैं बताना चाहूंगा कि कोचिंग सिलेक्ट करते टाइम आपको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज मैंने ध्यान में रखे थे और नहीं ध्यान में रखे थे, जो कि आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। सो फर्स्ट, सब जानते हैं कि कोचिंग लोग पढ़ने जाते हैं, टीचिंग के लिए जाते हैं। सो फैकल्टीज आर दी प्राइम पिलर्स ऑफ एनी कोचिंग। तो सबसे पहले तो आप फैकल्टीज पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो फैकल्टीज वाले पॉइंट पे आके देखते हैं कि कैसे ये आपके कोचिंग के लिए अच्छा इंपॉर्टेंस या फिर रोल प्ले करेगा। ओके, तो फैकल्टीज में कोचिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बड़े कोचिंग होते हैं, कुछ छोटे कोचिंग होते हैं। एंड गुड फैकल्टीज यू विल फाइंड नाउअडेज कि ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आपको देखना है कि जो फैकल्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अच्छे फैकल्टीज है वो संभाल के रखे हैं, जस्ट एक बैच में पढ़ा रहे हैं, बाकी बैचेस में फिर दूसरे फैकल्टीज को कहीं से भी डाल दिया और नहीं पढ़ा रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन। दी फैकल्टीज मस्ट बी यूनिफॉर्म, कि कोई भी बैच ले लो आप, चाहे कोई भी बैच में ज्वाइन कर लो, दी सेम सेट ऑफ फैकल्टीज और दी गुड फैकल्टीज और दी HODs, जो भी अच्छे फैकल्टीज बच्चे जिनको लाइक करे वो उन बैचेस में जाने चाहिए। सो आई हैव बीन इन रेजोनेंस व्हाइल स्टडीइंग, I have taught in FITZI. I know that कि रेजोनेंस में जैसे 10 बैचेस 15 बैचेस रहते हैं, एक ही बैचेस में हमें HOD पढ़ाते थे, बाकी नीचे वाले बैचेस में HODs नहीं जाते थे। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, कि जो कोचिंग के फैकल्टीज है वो लिमिटेड है काफी, एक ही बैच को मिलेंगे वो जो लकी होंगे जिनसे वो रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज मोर लाइक अ बिजनेस डील। हालांकि आप अगर DFC में देखोगे, DFC में हमारा ऐसा कल्चर है कि फॉर एग्जाम्पल से I'll be teaching physics in some batch. I'll also be teaching physics in other batches of 11th and 12th. ऐसा नहीं है कि मैं just एक बैच में पढ़ा रहा हूँ तो उसी बैच में कंटिन्यू करूंगा। No, I'll be taking other batches. In fact, the HODs of every subject, they'll be also teaching in most of the batches. हर बैचेस में वो फैकल्टीज तुम्हें पढ़ाएंगे। Okay, so the problem of distribution of faculties not in DFC. आपको अच्छे फैकल्टीज हर बैच में मिलेंगे। And apart from that, the teachers here are not only teaching, they are inspiring you to follow their footsteps. Most of the teachers are from good colleges, so they are already successful in their lives. तो जब एक टीचर इंस्पायर कर रहा है आपके बच्चों को, तो वो बच्चे उनको ध्यान में रख के अपना एक पाथ बना लेते हैं कि हमें इनके फुटस्टेप्स पे चलना है एंड हमें भी एक दिन ऐसा ही बन के दिखाना है, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल बन के दिखाना है। पर्सनली आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स कि मैं जहां पे हूँ आप लोग मेरे से और ऊपर जाओ। अगर आप मेरे से एक स्टेप ऊपर नहीं जाते हो, आई विल थिंक कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई एम अनसक्सेसफुल, कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ऊपर नहीं जा पा रहे। एंड इनफैक्ट सारे पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते होंगे कि उनके जो बच्चे हैं उनसे कभी नीचे ना रह जाए, उनसे हमेशा ऊपर ही बढ़ सके। तो ये DFC में हम इंस्पायर करते हैं बच्चों को कि हमारे फुटस्टेप्स में जाके हमसे अच्छा करे वो। एंड देयर इज ए ओल्ड सेइंग कि एक मीडियोकर टीचर जस्ट टेल्स, a good teacher explains, while the best teachers inspire. तो अगर आप इंस्पायर कर पा रहे हो बच्चों को, तो बच्चे अपना काम खुद प्रायोरिटी से करके आपको आपके जो भी लेवल पे आप खड़े हो टीचर के लेवल से ऊपर उठ के दिखाएंगे। They'll take it to their level and they'll definitely do well in their lives. तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इज ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। वो ड्राइविंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो ये फैकल्टीज वाला पॉइंट आई होप सबको थोड़ा सा एलाबोरेटली समझ में आया होगा. फैकल्टीज आर की, distribution of faculties matter, inspiration from faculties matters, the motivation from faculties matter, and DFC में हम मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को बीच बीच में. ऐसा नहीं कि डेली हम जस्ट मोटिवेट करने के लिए क्लास में आते हैं, नो, दैट डजंट हैपन. बट जैसे ही हम देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उनका डाउन हो रहा है मोरल, तो हम वहां पे फिर बच्चों को पुश करके उठा देते हैं. फिर वो अपने आप कुछ महीने चल जाते हैं, फिर जैसे देखते हैं कि थोड़ा डाउन होते हैं, देन वी अगेन पुश देम अप, ताकि वो बीच बीच में कहीं पे डाउन ना हो जाए, हमेशा ऊपर ही बढ़ते रहे. फिजिक्स के लिए कुछ बच्चे टिप्स भी मांग रहे हैं. I'll come to the tips. First, let me complete. So, second point after faculties is good study material. तो स्टडी मटेरियल आप हर कोचिंग में देखोगे कुछ ना कुछ मिलता रहता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट डीएफसी में जो स्टडी मटेरियल रहता है वो काफी डिजाइंड है आपको टॉपिक वाइज प्रोग्रेस बताने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो. सो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल बी गाइडेड कि कौन से टॉपिक में से कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चंस करने हैं और कैसे वहां पे अपने आप को जज करना है कि आप वहां पे सही कर पा रहे हो परफॉर्म या नहीं. देन अदर देन दैट वी हैव डीपीपीज जो कि सारे बच्चों को दिया जाता है. वी हैव रेफरेंस बुक. कोई ऐसा कोचिंग नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे कि बच्चों को रेफरेंस बुक ही कोचिंग ही दे रहा है. सो हियर जो रेफरेंस बुक हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वी ऑलरेडी प्रोवाइड इट हार्ड कॉपी टू द स्टूडेंट्स, ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े, बुक उनके पास आ जाए, खुद उनको जाना नहीं पड़ेगा. सो बुक्स, डीपीपीज एंड देन टेस्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट में आपका जो रेगुलर ट्रैक है प्रोग्रेस का, कि आप ट्रैक कर सको कितना आप ऊपर बढ़ रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, दैट आल्सो मैटर. वो भी टाइम टू टाइम होती रहती है. Okay, let me take some questions first, then we'll move to other points because I'm seeing a lot of questions are coming. How to deal with the fear of physics? Then, sir, during preparation for IIT JEE, do you know that obesity gradually increases and due to that our oxygen? Okay, fine. Okay, तो देखो बहुत लोगों को फिजिक्स से पर्सनली डर रहता है, एंड आई थिंक कि फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड विजुअलाइज थिंग्स. ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना है, आपको फिजिक्स जीना है, वहां पे सोच के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि डे टू डे लाइफ में आप जो देख रहे हो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. एंड वो चीज बच्चे अगर करना सीख जाए, जो कि हम विल ट्राई आवर बेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, तो वहां पे आपको डर नहीं लगेगा, फिर फिजिक्स से प्यार हो जाएगा कि देखो मैं ये चीज बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं सीख पाया कि किस चीज के वजह से वो हो रहा है, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड इट. तो जैसे जैसे आप सीखोगे कि फिजिक्स कैसे आपको हेल्प कर रहा है डे टू डे लाइफ के फेनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए, देन यू विल स्टार्ट टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. एक बार आप सब्जेक्ट आपको पसंद आ जाए ना, फिर डर क्या, आप खुद सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओगे कि ये समझ में आना चाहिए, ये सॉल्व होना चाहिए, कैसे नहीं हो रहा है मेरे से, ये प्रैक्टिकली हो रहा है, दिख रहा है मुझे, सॉल्व क्यों नहीं होगा मेरे से, होके ही रहेगा. सो फिजिक्स में फियर इज आउट ऑफ टॉपिक. अगर आप सिंसियर हो, अगर टीचर्स की गाइडेंस ले रहे हो ठीक से, देन यू कैन सॉल्व एवरीथिंग. और सॉल्विंग के लिए भी एक दो टिप्स हैं, कुछ बच्चे टिप्स मांग रहे हैं. सबसे पहले डायग्राम बनाया जाए. कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसको डायग्राम फॉर्म में बना के इंफॉर्मेशन लिखो, ताकि डायग्राम के फॉर्म में आपकी विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो. एक क्वेश्चन को वर्ड्स में पढ़ने से उतना अच्छा समझ में नहीं आता, बट इफ यू ट्राई टू विजुअलाइज इट बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ट्राई टू राइट द इंफॉर्मेशन, तब हो सकता है आपको क्लिक ज्यादा अच्छे से हो सकता है आप रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाओ, जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, या फिर एक प्रॉपर चैनल में फ्लो करे. जस्ट लैंग्वेज से वो नहीं होता. सो डायग्राम एंड द इंफॉर्मेशन मैटर, जो कि क्वेश्चन में दिए हैं. न्यूमेरिकल करे या फिर थ्योरी करे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं. देखो थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें, थ्योरी क्लास में ही समझ के चले जाना है. अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लास के बाद ही टीचर से पूछ लेना है. एंड जब आप रिवाइज करते हो या घर जाके पढ़ते हो, यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल करते टाइम अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर आप भूल गए, तो अब थ्योरी को रेफर करो और फिर देखो कि वो चीज क्या था. थोड़ा सा 2 मिनट आंख बंद करके ट्राई करो कि याद रह जाए, फिर वापस न्यूमेरिकल में लगाओ. जैसे ही आप एक बार पीछे गए थ्योरी में, न्यूमेरिकल या फॉर्मूला पढ़ लिए, वापस आके क्वेश्चन में लगाए,
तो वहां पे आपको याद बहुत अच्छे से होगा और उसको आप नहीं भूलोगे नेक्स्ट टाइम। बट अगर बस थ्योरी सारा फॉर्मूला एक साथ पढ़े फिर न्यूमेरिकल एक साथ करने बैठ गए तो फिर सारा फॉर्मूला फिर से भूल गए होंगे, क्योंकि एक साथ सब पढ़ लिए ना। तो न्यूमेरिकल्स में पहले जाओ, देन अगर कुछ याद नहीं है तो वापस से थ्योरी में आ जाओ, देख लो थोड़ा, 2 मिनट आंख बंद करके उसको रिसाइट कर लो ताकि याद हो जाए, वापस फिर क्वेश्चन में जाके उसको लगाओ। दैट इज हाउ यू मस्ट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट वी हैव I'd like to discuss about doubt clearing, जो कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। डाउट्स काफी बच्चों के आते हैं, काफी बच्चों के नहीं आते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा डाउट्स पूछते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं। सो रिगार्डिंग डाउट सॉल्विंग you should choose a coaching based on this matter or based on this point, and till 40% it plays a role in your selection, क्योंकि डाउट सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मान लो आप कोई बड़े कोचिंग में जाते हो, XYZ जो भी है, तो वहां पे आई हैव एक्सपीरियंस, डाउट क्लियरिंग के लिए एक फैकल्टी रख दिया जाता है, आप जाओ उनसे डाउट पूछो तो वो बता देता है अपने मेथड से, बच्चों को समझ में आए ना आए वो वापस आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड बहुत सारा टाइम इन सिटिंग फॉर डाउट क्लियरिंग। बट द कल्चर ऑफ DFC इज, जो टीचर आपको पढ़ा रहे दे विल नो यू बेटर, दे उनको पता होगा कि आपके डाउट्स किस लेवल पे आ रहे हैं और कैसे समझाने के से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो योर टीचिंग फैकल्टीज विल ओनली क्लियर योर डाउट्स। अगर आपको दूसरे से कराना है करा सकते हो, बट जो आपको पढ़ा रहे हैं दे विल एड्रेस योर डाउट्स। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल से जिस स्टाइल से पढ़ाया उसी वे से वो डाउट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथड या फिर दूसरा अननोन वे से नहीं बताएंगे, तो आप रिलेट अच्छे से कर पाओगे सिंस क्लास और डाउट्स लिंक्ड है। जबकि if you go to any bigger coachings, वहां पे क्लासेस वाले फैकल्टीज अलग रहते हैं, डाउट क्लियरिंग वाले अलग रहते हैं, बिकॉज क्लासेस वाले फैकल्टीज को बहुत क्लासेस रहते हैं, 10 क्लास 15 क्लास, तो वो डाउट क्लियरिंग में नहीं आते। बट हियर डाउट क्लियरिंग एंड टीचिंग विल गो हैंड इन हैंड। जो फैकल्टी आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से डाउट क्लियर कर रहे हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा, आपका रैंक भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट फॉर प्रिपरेशन और फॉर एनी चॉइस ऑफ कोचिंग इज पर्सनल अटेंशन एंड प्रॉपर गाइडेंस। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको अच्छे से स्ट्रेस नहीं करते थे, पेरेंट्स सोचते थे अच्छा हाँ बच्चे हैं जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। आज तक ये मेंटेलिटी कॉमन है, नॉट ओनली इन पेरेंट्स, बच्चों के दिमाग में भी बैठ गया है कि हमें तो पढ़ना है, बस तो कुछ भी करके पढ़ लेंगे, है ना, सर पढ़ा रहे हैं हमें पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो जो होना है हो जाएगा, रैंक आ जाएगा अच्छा अगर पढ़ लेंगे बस। तो नहीं, प्रॉब्लम्स आती है। आप चाहे सोच लो कि प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, वर्ल्ड इज नॉट एन आइडियल प्लेस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उस टाइम पे उसको टैकल कैसे करते हो वो डिसाइड करेगा आप विनर हो या लूजर हो। तो सही टाइम पे आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान लो बैकलॉग आ गया, पीछे वाले 1-2 सब्जेक्ट्स भूल गए या फिर नहीं पढ़े, तो अब कैसे करें? अगर आप उस चक्कर में रह गए ना, नहीं पढ़ा, आप क्या करें, डर गए, आगे नहीं बढ़े, तो वहां से आपका रैंक जितना आना चाहिए बहुत पीछे आ जाएगा। सो देयर यू नीड गाइडेंस कि कौन सा सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करें या फिर करंट पढ़ें, कैसे कितना रेशो में वो करें, बैलेंस कैसे करें। सो वहां पे द गाइडेंस मैटर। एज पर मी, जो भी आपका करंट सब्जेक्ट चल रहा है, अगर आप बैकलॉग करना चाह रहे हो तो पीछे से जाओ, जो रिसेंट पढ़ाया गया है वहां से बैकलॉग क्लियर करो, स्टार्टिंग से मत करो। ओके, मोस्ट स्टूडेंट्स विल स्टार्ट कि हाँ पहले से नहीं पढ़ा अभी पढ़ते हैं, तो वहां से फिर आप करंट में लैग कर जाओगे। सो करंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, और बैकलॉग कर भी रहे हो तो करंट से ऐसे पीछे जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टिप्स दैट आई शुड गिव फॉर गाइडेंस। अदर टिप्स आर आल्सो देयर। बहुत बच्चे पढ़ाई से परेशान हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू देन कंटिन्यू, वो बैच चेंज कराना चाहते हैं, गोल चेंज कराना चाहते हैं। नो, एक टीचर का ये भी रोल है कि वो बच्चों के गोल को पुश करे, बच्चों को भी पुश करे और उनका गोल को भी फिक्स रखने में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि डेली गोल चेंज हो रहा है। ओके, सो टीचर्स हियर विल मोटिवेट यू एंड विल टेल यू व्हाई इज योर गोल इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड यू चूज इट, क्यों चूज किया था आपने, जिस रीजन के लिए चूज किया था वो जब तक फुलफिल नहीं होता आपको वो वहां पे पुश करते रहेंगे। एंड इवन इफ यू वांट टू चेंज, लेट्स से आपके साथ वर्कआउट नहीं हो रहा है, देन आल्सो विल फिगर इट आउट कि क्या आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज गिविंग अप इज नेवर ए सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ा, थोड़ा डाउट आ गया, नहीं सॉल्व हुआ तो गिव अप कर दिया, वो कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो होना चाहिए तो टीचर सबसे पहले आपको हेल्प कर सकते हैं उस चीज से ऊपर उठने के लिए। सो आपकी गाइडेंस में टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड
गाइडेंस अगर कोई इंस्टीट्यूट में अच्छा है तो वहां पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. Next, I have some doubts here. Sir, please tell the course after IIT. What after advance? This question I don't understand properly. अगर आपका IIT का एग्जाम क्रैक हो जा रहा है तो ब्रांचेस तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट देयर आर सम कॉमन ब्रांचेस जैसे CS and electrical, then we have mechanical and all. And if you are getting good marks, let's say 220 out of 300, then you can easily get into IIT Delhi, Madras. So this is an easy question. Okay, अच्छा, हाँ, अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, then after engineering you have your सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज. IIT से हो तो either आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो, which is the rank of an IAS ऑफिसर जस्ट इन इंजीनियरिंग. तो वो सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है इंजीनियरिंग के बाद. ESE से वो सिलेक्शन होता है. सो इफ यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर, जो कि एग्जाम के थ्रू आप होगे, IIT के बाद ही वो लिखोगे. अगर आपने IIT में पढ़ा है तो वो एग्जाम हो जाएगा. तो वहां से आप एक IAS लेवल का सर्विस दे सकते हो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. दैट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब्स. या फिर आप हायर स्टडीज के लिए PhD कर सकते हो. अगर आप IIT से BTech किए हो तो PhD फॉरेन में इजीली आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आप अफोर्ड भी कर सकते हो. एंड यू कैन अगेन बिकम ए प्रोफेसर इजीली इन एनी ऑफ द IIT. प्रोफेसर्स इन IITs आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए. ओके, सो आई होप आप सबको ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ. फर्स्ट, फैकल्टीज, देन वी हैड टॉक्ड अबाउट प्रॉपर study material, then we talked about doubt solving, then we talked about proper guidance and personal attention. ये personal attention वाला जो phenomenon है, ये पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे. सबको लगता था बच्चे हैं कर लेंगे, but that is not true. I'd like to emphasize कि personal attention आज के डेट में सबसे top priority होनी चाहिए कोई भी कोचिंग. And in here in DFC, personal attention will be given to every student. स्टूडेंट को डाउट आया तो स्टूडेंट बस मैसेज करेगा. टीचर विल कॉल यू दैट ओके यू हैड डाउट, आई एम गिविंग यू टाइम, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट को कहीं भागने की जरूरत नहीं है. टीचर विल रन आफ्टर देम सो दैट दे गेट देयर रैंक. क्योंकि हमें ही खुशी मिलेगी, विल फील प्राउड अगर आप लोग सिलेक्ट होंगे, है ना. सो वी शुड बी चेजिंग यू. ओके, आई थिंक दैट विल हेल्प यू ऑल प्रॉपरली फिगर आउट कि कौन सा कोई भी कोचिंग में जाना है तो कौन से पॉइंट्स को फिक्स करना है. सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर बैक टू विकास एंड ही लाइक. यस, थैंक यू मानस सर. एक्चुअली मानस सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताया और मैं भी एक पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज करना चाहूँगा आपके लिए. मानस सर ने बोला था कि जब कोचिंग सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो एक पॉइंट जो ध्यान में रखना होता है कि ये टीचर्स एंड स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि एक जस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो कुछ प्राइम टीचर्स होते थे जो एक पर्टिकुलर बैच में ही जाते थे और बाकी बैचेस में नहीं जाते थे. और क्या होता था, बाकी बैचेस के लोग अपने कोर्स छोड़ के उस प्राइम टीचर्स के कोर्स को अटेंड करने जाते थे. वो कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं. और ऐसे केसेस में क्या होता था कि जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो भी छूट जाता था. तो ये बहुत ध्यान रखना कि व्हेन यू आर सिलेक्टिंग ए कोचिंग, you must have the ratio of a student and good teachers. जो टीचर्स है उनका और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखते हुए यू कैन सिलेक्ट ए कोचिंग. नाउ आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम. सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे. जिनके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं मिलेंगे आप एक DFC के हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो. अब मैं एक आपके सामने एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा मैं. ये जो मानस सर ने बोला कि जब हम लोग कोचिंग सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट क्राइटेरिया, व्हाट फीचर्स वी शुड लुक फॉर द कोचिंग क्लासेस. तो सेम प्रॉब्लम जब हरीश्री को मैं बुलाना चाहूंगा. हरीश्री जब कोचिंग ज्वाइन करने वाली थी तो इन्होंने भी सेम चैलेंज या प्रॉब्लम फेस किया था कि कौन सा कोचिंग सिलेक्ट करे. और फाइनली जब 2 साल इन्होंने पढ़ाई किया तो क्या उनका जो सिलेक्शन था राइट था रॉन्ग था, ये बताने के लिए लाइक टू इनवाइट हरीश्री. राइट नाउ शी इज परस्यूइंग BTech इन CSE फ्रॉम वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज. NTSE स्कॉलर्स भी है. हरीश्री, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, मैं हरीश्री वैद्य.
जैसे कि आप लोग अभी कोचिंग क्लासेस के सर्च में होंगे, 2 साल पहले मेरा भी कोचिंग क्लासेस का सर्च ही चल रहा था। तो एज आई एम फ्रॉम वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड, मेरे पापा लेक्चरर हैं और मेरी मम्मा भी पोस्ट ग्रेजुएट है। सो उनके लिए हर एक माइन्यूट डिटेल फॉर कोचिंग क्लासेस के सर्च में हर एक माइन्यूट डिटेल भी उनके लिए मैटर करता था। एज हर एक पेरेंट्स को लगता है कि अपने बच्चे को बेस्ट ही मिलना चाहिए, उसी हिसाब से मेरे पेरेंट्स का भी वो कुछ एक्सेप्शन नहीं था। उन्हें भी लग रहा था कि जो कुछ भी चाहिए वो मुझे बेस्ट ही मिलना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सर्च शुरू हो गया। आफ्टर कंप्लीट सर्च ऑफ 2 months, उन्होंने जो पूरा सर्च किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगा कि बाकी सब फैक्टर्स काउंट करते हुए कि 10th में मैं जहां पे थी डीएससी में, वो ही मेरे लिए बेस्ट क्लासेस रहेंगे। बिकॉज गुड फैकल्टी, सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कम्पिटिटिव एनवायरमेंट, प्रॉपर गाइडिंग टीचर्स, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल बूस्ट, ये सभी चेकलिस्ट पॉइंट्स डीएफसी में कवर हो रहे थे। इसलिए मैंने डीएफसी में एडमिशन लिया। 11th का मेरा ऑफलाइन क्लास हुए, बहुत अच्छे से हो गया। बट 12th में कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया और दैट्स वाई उस पे सोल्यूशन हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन ये सब होते होते हमारे कोरोना की जो एडवर्स सिचुएशन हो रही थी उसकी वजह से हमारी एग्जाम टाइम टू टाइम पोस्टपोन हो रही थी। एग्जाम पोस्टपोनमेंट की वजह से कंटिन्यूअसली मोटिवेशन डाउन हो रहा था। उस वक्त डीएफसी की टीम ने, टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेशन दिया कि मैं मेरा पढ़ाई, मेरी स्टडी कैसे कंप्लीट कर सकूं, मेरा एकेडमिक्स कैसे स्ट्रांग रख सकूं, कंसिस्टेंसी कैसे रख सकूं। आफ्टर एग्जाम मेरा जेई मेंस का भी स्कोर अच्छा आया जो कि 98.43 परसेंटाइल था। एंड उसके बाद जेई एडवांस में भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। एंड जेई के साथ ही सीईटी में भी मेरा 99.29 परसेंटाइल आया। उसी बेसिस पे मैंने अभी वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। एंड इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मुझे ये लगा कि मेरे मम्मा पापा ने जो डिसीजन लिया था, मेरे पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया था कि मेरे लिए डीएससी बेस्ट रहेगा, वो डिसीजन 100% सही ही था, वो प्रूव हो गया। एंड इसी वजह से मैंने, मेरा भाई है अभी जो छोटा, उसके जेई प्रिपरेशन के लिए भी डीएससी के लिए चूज किया है। थैंक यू डीएससी। Yes, thank you हरीश्री। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट के डाउट है वो एक स्टूडेंट आपका सॉल्व करेगा कि जब आप सभी टीचर से सुने कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, स्टूडेंट ने भी बताया कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, अपने को बहुत कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इस चीज को कैसे टैकल करें? मतलब इतने सारी चीजें, इतने क्वांटम होता है, अपने को याद रखना होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक साथ मेमोराइज करने होते हैं, तो कैसे कोप अप करें और कैसे रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग इस चीज को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। तो इसका रिप्लाई करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट इंद्रजीत गर्से। इंद्रजीत राइट नाउ इसने आईआईटी भी क्लियर किया है। ही गॉट 99.12 परसेंटाइल इन जेई मेंस एग्जाम और 8 क्लास से डीएफसी के स्टूडेंट है और बहुत सारे स्कॉलरशिप, होम्योवा, एनटीएससी सब कुछ मिला इसको। और राइट नाउ इलेक्ट्रिक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बीटेक डिग्री की कोर्स कर रहा है। इंद्रजीत, सो प्लीज आप बताएं कि आपने कैसे ये जो सेम चैलेंज है, जो बच्चे अभी डाउट पूछ रहे हैं कि सर इतना बड़ा क्वांटम होता है, इतने सारे सब्जेक्ट होता है, फिर कैसे आपने कोप अप किया इन सब सब्जेक्ट के साथ, कैसे आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ याद रखा? इंद्रजीत। हाँ अच्छा, थैंक यू सर पहले तो। और ये जो होता है कि अचानक से 10th के बाद अपना सिलेबस जो होता है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब। तो उसके लिए तो पहली बात तो कि हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मतलब एक दिन भी अगर अपना छूट गया तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कभी।
और एक जो बात है कि टीचर जो अपने को बोलते हैं उसको हमें एकदम क्या बोल सकते हैं कि लास्ट वर्ड एकदम समझ के उसको फॉलो करना रहता। मतलब जो भी बोलेंगे सर वो हमें मतलब मैंडेटरी कि वो तो हम करें ही, और उसके बाद जो हमारा सेल्फ स्टडी वगैरह है वो भी करें। तो ये एक टिप हो गई कि आप अपने इतने बड़े जो हो सकता है आपको लगे कि बहुत बड़ा है तो उसको आप ऐसा टैकल कर सकते हैं। और ये जो डीएफसी में एक खास बात है वो है कि ये टाइम टू टाइम इंटरेक्शन होता है अपना हर टीचर के साथ। मतलब ऐसे तो चलता ही है लेकिन स्पेशलाइज भी इंटरेक्शन चलता है। तो उसमें भी सर जो टीचर्स है उनको सब समझ में आ जाता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी हमें खुद से टिप्स देते हैं, ऐसा करो आप, आपके लिए ऐसा होगा तो आप ऐसा करो ऐसा। और मेरे को याद है मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरा 11th के बाद मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब सिलेबस, तो मेरा जो स्कोर था वो कम हो रहा था, ऐसा कम होते जा रहा था। तो मुझे एक बार काबरा सर ने बुलाया था और उन्होंने पूछा कि फॉलोअप लिया पूरा कि आपको क्या डाउट है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बोलो, हम वो भी सॉल्व कर देंगे। और तो फिर उनके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे क्या गलतियाँ थी सब रेक्टिफाई हो गई, और उसको मैंने एज अ मोटिवेशन लेके और अच्छे से पढ़ाई की बाद में। तो फिर ये एक बात हो गई। और जब आप ये सब सिलेबस कवर कर लेंगे, आपका 12th का सिलेबस भी हो जाएगा, तब उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि टीचर्स का जो गाइडेंस है वो खत्म हो गया और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा मेन होता है फेज कि जब आपको टीचर्स के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, 12th का सिलेबस तो हो जाता है लेकिन बहुत लोगों का बैकलॉग रह जाता है। किसी का कौन सा पॉइंट बहुत वीक होता है तो किसी का स्ट्रांग होता है। तो जब आप आपके सर के साथ टीचर के साथ जब बात करेंगे तब आपको समझेगा कि आप किस में लैक हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, आपका बैकलॉग है। तो फिर उस हिसाब से आपको सब जो टीचर्स होते हैं वो अपना अपना ये बताते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बताते हैं कि आप ऐसा करो आपको ये अच्छा होगा। या फिर आपको आपको पता ही होगा कि उस समय आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो आपको वो भी बोलते हैं कि आप कितने दो, आपको कितने सही रहेंगे, या फिर पूरा टाइम टेबल बना के देते हैं। तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उस टाइम भी आपको बहुत टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बात जो थी गाइडेंस की, ये मुझे तभी आ गई थी 10th जब मैंने पास किया था, तब मुझे ऐसा डाउट हुआ था कि प्रॉब्लम हुआ था कि कौन सा कोचिंग चुनूं या फिर कैसा, क्योंकि मेरे सब जो दोस्त थे वो सब अलग अलग हो रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि दोस्तों के साथ जाओ या फिर क्या। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और सोचा। तो फिर उसके बाद जो एक दो पॉइंट मेरे मन में आए वो थे कि पहली बात तो मैं 7th से था डीएफसी में, तो उसकी वजह से जो सब टीचर्स थे उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। सब ऑलमोस्ट मुझे सब जानते ही थे। तो उसका मुझे बहुत ये होने वाला था, लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला था। और एक बात थी कि जब मैं इंटरसी के लिए पढ़ रहा था तब मेरा एक 4-5 बच्चों का बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था एकदम पढ़ाई का ऑफकोर्स। तो जब हमारा ग्रुप बन गया था तो मुझे लगा कि इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बाद में डीएफसी में। तो इस वजह से मैंने डीएफसी चुना। और जो एक बात रहती है कि हमको जब 11th में आ जाते हैं, अब 10 भी हो गया, अब 11th में आ जाते हैं, तब एक सबसे पहले डाउट आता है कि क्या सॉल्व करें, स्टडी मटेरियल, नोट्स। तो इसके लिए भी मैं पूरा सर जो टीचर्स थे उनके ऊपर रिलाय था। उन्होंने मुझे बोल दिया था, मतलब सबको ही बोला था कि हम जो आपको देंगे वही आपको सॉल्व करना है, और इससे ज़्यादा खुद से कुछ मत करना, जो हम बोलेंगे वो करना। तो मैंने वैसे ही फॉलो किया। और जब भी जरूरत पड़ी कि अभी लग रहा है कि मैंने जो सॉल्व किया वो कम पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो फिर उनके साथ बात करने के बाद वो बोलते थे कि आप ये करो और अभी हम जो देंगे वो करो। और तो फिर मतलब वो फॉलो करना आपने भी, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा है कि पूरा वैसा ही फॉलो करना जो टीचर्स बोलते हैं। बिल्कुल टीचर्स पे पूरा भरोसा रखना है, एकदम ज़्यादा भरोसा रख देना उनके ऊपर। और एक बात ऐसी है कि डीएफसी में जो डाउट सॉल्विंग का है तो वो भी बहुत बढ़िया है। एकदम मतलब आपके क्लास में तो होते ही डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कुछ कि अभी क्लास हो गया तो अभी समझो आज हो गया तो अभी कल, ऐसा नहीं है, आपके रोज होंगे डाउट। और क्लास के बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो भी देते हैं, तो मतलब वो भी एक बहुत अच्छी बात है।
तो फिर मैंने सब ये फॉलो किया और मेरा जेईई में 99 आ गया था। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू इंद्रजीत। ओके, सो देखिए इंद्रजीत ने आपको बताया कि कैसे उसने प्रॉब्लम फेस किया और फाइनली कैसे टैकल किया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, उसको मुझे लेना ही होगा। फिर बाकी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर व्हाट इज कोर्स आफ्टर आईआईटी, व्हाट वी शुड डू आफ्टर आईआईटी, व्हाट आर द चांसेस डूइंग आफ्टर आईआईटी, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी आफ्टर आईआईटी। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, इस बिकॉज इसके आंसर बहुत लंबे लंबे हैं और डिफिकल्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप डीएफसी के हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा कि सर मेरा स्कोर 300 डीएफसी के एग्जाम में 300 में से 220 या 230 आ रहा है, 300 में से 220 या 230 आ रहा है, मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको देने के लिए मैं किसी स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहूंगा। देखिए, ऑल इंडिया में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, रैंक से ज्यादा मैं क्या फोकस करता हूँ कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्या वही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आए, या बहुत इजी आए या बहुत डिफिकल्ट आए। तो ऑलरेडी आपको पता है, आपसे ऑलरेडी आपने बात किया है कि अंशुल कावरा ने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, ही गॉट AIR ऑल इंडिया रैंक 89। अंशुल, आप मीटिंग में हो अभी? अंशुल हूँ सर। यस अंशुल, आप मुझे बताइए कि जैसे आपको सेम प्रॉब्लम फेस किया होगा आपने भी कि आपके जो डीएफसी के एग्जाम्स होते थे और फाइनली आपने केवीपीआई के जो एग्जाम्स दिए, आपको कहीं ऐसा लगा कि केवीपीआई में आउट ऑफ बॉक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ चीजें आया जो कि डीएफसी में नहीं हुआ था, या आपको ऐसा लगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो अगर आपको पहले पता चल जाता तो और अच्छा रैंक आप सिक्योर कर सकते थे? यस सर। सर नहीं, क्योंकि मेरा पहले से ही एम आईआईएससी था, तो मुझे बहुत पहले से ये पता था कि मुझे रैंक 200 के अंदर लाना ही पड़ेगा। तो रैंक के बारे में ये मुझे ऑलमोस्ट हर दिन सोचना ही पड़ता था। बट जैसे मैं आपसे बात करता था, जैसे पास्ट ईयर पेपर्स देखता था, तो मुझे मतलब कभी वो डाउट नहीं आया, क्योंकि जब मैं पास्ट ईयर पेपर्स देखता था और अपने डीएफसी के पेपर्स कंपेयर करता था, तो उनमें उतना फर्क नहीं होता था। उनमें मतलब क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफरेंट होते थे, क्वेश्चंस के पैटर्न डिफरेंट होते थे, बट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब टाइम लगता था या तरीका जो होता था, जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो उतने अलग नहीं थे। उसमें भी हमको अप्लाई करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि केवीपीआई में एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे और यहाँ पे थ्योरी आ रहे। तो जो उसको जो दोनों के लिए जो ट्रेनिंग थी, वो अगर ट्रेनिंग ही जो ट्रेनिंग वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए थी, वो सेम थी। और उसी के साथ केवीपीआई और मेंस में, हाँ मैं मानता हूँ कि अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि केवीपीआई में एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आते हैं, बट वैसे ही अपने मेंस का जो पेपर सेट बना हुआ है, वो भी एकदम जो ओरिजिनल मेंस के पेपर है, हालांकि कभी कभी तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि मेंस के पेपर एक तरीके से कभी कभी इजी होते हैं, एक 5% से इजी होते हैं जो ऑफिशियल पेपर आता है, जो आता है। बट अपने को बच्चों को उन प्रेशर की और इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए 5% पेपर हार्ड बनाना पड़ता है। और आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और उस वजह से आई मतलब अगर आप मेरा स्कोर आ रहा है 220, तो मैं पिछले साल के 220 के स्कोर से डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं कौन से इस पे स्टैंड करता हूँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज उसी स्कोर पे अपन स्टैंड करते हैं। अगर पेपर के लेवल सेम है, तो अगर आप 220 ला रहे हो इसमें, तो आप पिछले साल के आप इससे इससे कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली मार्किंग से, कि अगर आप पिछले साल आपको 220 आता था और पेपर का लेवल सेम है, तो अगर पिछले साल 220 का होगा कुछ 99.1 परसेंटाइल या 99.2 परसेंटाइल, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि आप 99.2 पे हो। ओके, थैंक यू अंशुल। अब इसमें सिर्फ अंशुल में एक और चीज सिर्फ ऐड करूंगा मैं। देखिए, आप चाहे किसी भी कोचिंग में रहो, डीएफसी में रहो, फिटजी में रहो, रेजोनेंस में रहो, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो क्लिक होता ही है कि ऑल इंडिया में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसका बहुत, जैसे मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे मन में भी ऐसा था। तो हम लोग क्या करते थे, जिस भी कोचिंग में थे, किसी और कोचिंग का ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट देते थे और फिर वहां से जजमेंट लेते थे कि वेयर वी स्टैंड। और अगर आप डीएफसी में देखोगे तो ये बहुत मतलब प्रीवियस ईयर्स भी हम लोग ने ऐसा किया है कि बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट देते
और ऑल इंडिया टेस्ट में जो पेपर्स आता है उनका, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे टेस्ट दोगे तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डीएफसी के सभी टीचर्स इंडिया के किसी भी कोचिंग क्लास का अगर कोई पेपर है बिल्कुल डिस्कस करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर इससे होते। अब कुछ क्विक क्वेश्चन लेता हूं मैं और फाइनली मीटिंग एंड करेंगे। कुछ जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे हम लोग। सर देखो कुछ क्वेश्चन जो फास्ट एंड फॉरवर्ड वे में लेता हूँ। सर डीआरडीओ के लिए कौन सी एग्जाम देनी होती है? ये जैम, ये अगर आप देखोगे गेट के थ्रू एडमिशन होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे। टेक एडमिशन 11th आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम टेक बिल्कुल आप ले सकते हो। केमिस्ट्री फियर के बारे में बिल्कुल डरना नहीं, आप केमिस्ट्री फियर बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। हाउ टू मैनेज स्लीप दैट इज क्रिएटिंग इशू। देखो स्लीप को मैनेज करने का एक ही तरीका है जो अंशुल भी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप पढ़ाई तो करो बट डेली एटलीस्ट 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस सब मेंटेन होता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। सर यू यूज्ड टू स्टडी डे और नाइट, ठीक है, दोनों में पढ़ाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो जोसा काउंसलिंग क्या होता है, एक्चुअली ये ज्वाइंट काउंसलिंग है। ओके, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ज्वाइंट काउंसलिंग है। जो भी आप एग्जाम में अपियर होते हो, फाइनल एग्जाम देते हो और फिर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है। तो वो फॉर्म फिलअप करने का एक प्रोसीजर होता है, और डिटेल में आपको चाहिए तो विल हेल्प यू। आप डीएफसी के पर्सनल हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि सर आईआईटी केवीपीआई के लिए डेली स्टडी आवर्स, स्लीपिंग आवर्स क्या होना चाहिए? तो देखो आईआईटी और केवीपीआई के लिए डेली एज फिक्स नहीं होता है। एक ही चीज मैं बोलूंगा, जितना आवर्स आपको क्लास हुआ, जैसे 4 आवर्स आप कंसीडर कीजिए, 4 आवर्स का टीचिंग अगर हो रहा है क्लास में, तो 4 आवर्स आप घर पे भी पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी। अगर ये 8 आवर्स आप मैनेज कर पा रहे हो टीचिंग एंड सेल्फ स्टडी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द कोर्सेज आफ्टर आईआईटी? मैं ऐसा क्वेश्चन को टैकल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सर डीएफसी गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड करती है क्या? बिल्कुल, खुद डीएफसी के गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बट डीएफसी आपको हेल्प करेगी कि औरंगाबाद में अच्छे गर्ल्स हॉस्टल कौन सा है, सिलेक्ट करने के लिए आपको डीएफसी हेल्प करेगी। तो आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द डाउट्स। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप डीएफसी हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। Okay, exam till become what is the path? Sir, after IIT exam till becoming engineer, what is the path? आफ्टर आईआईटी एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग देना होता है, फिर ब्रांचेस मिलते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर स्टार्ट करते हो। तो बहुत सारे पाथ होते हैं, बट अभी फिलहाल आप प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आईआईटी जे नो डेट ओबेसिटी, तो ओबेसिटी वाला 2-3 लोगों ने पूछा है कि सर ओबेसिटी हो जाती है। तो सिंपल है, आप पर डे 1 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक कोई पार्टिकुलर स्पोर्ट्स या रनिंग या कुछ भी कीजिए, ओबेसिटी नहीं आती है। दिस इज अ वेरी माइनर इशू। ओके, सो आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द डाउट्स। अगर कुछ रह गया होगा तो सॉरी, आप डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो डीएफसी के हेल्पलाइन नंबर पे। थैंक यू एवरीवन and good night.